सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पर, और सीरीज बन रही है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। सिंपल, आप चाहे बीए के बच्चे हो, चाहे बीकॉम के बच्चे हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि आपकी बुक का नाम क्या हो, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो। आज करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बजट और सरप्लस, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि एक कंज्यूमर जिसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी चीज को बाय करने के लिए, लेकिन उसके पास रिसोर्सेस यानी कि पैसे, मनी क्या होते हैं, वो लिमिटेड होती है। तो वो अपने उस लिमिटेड मनी से कैसे उन अल्टरनेटिव में से अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करता है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या बोलते हैं नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है इस चैप्टर के, आप पूरी बुक के अगर नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल ना? हाँ जी। और ज्यादा प्राइस रखते नहीं हम नोट्स का, मुश्किल से 150 से 200 के बीच में मिल रहे होंगे। अगर आप कांटेक्ट करोगे, क्या पता ऑफर चल रहे हो कुछ, तो जिसकी वजह से आपको उससे भी सस्ता मिल जाए, लेकिन नॉर्मल प्राइस 150 से 200 के बीच में होता है। आप एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है जी, क्या पता सस्ता मिल जाए, ज्यादातर ऑफर चलते ही रहते हैं। सिंपल जी। चलिए, तो और नोट्स सर एक चैप्टर के नहीं मिलेंगे आपको, पूरी बुक के नोट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो फिर क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एक चैप्टर के लिए नोट्स नहीं है, सीधा पूरी बुक के। अगर आप परचेज कर रहे हो 150 रुपए 200 रुपए दे रहे हो तो वो पूरी बुक्स के नोट्स हैं। सिंपल जी, तो आप आराम से परचेज कर सकते हो। चलिए, तो चालू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है बजट और प्रेफरेंस। सबसे पहला टॉपिक देखो, इस पूरे चैप्टर के अंदर बस आपको ये 7 कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट करने हैं। जैसे आपके 7 कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही आपका पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। सिंपल, इस 7 कंसेप्ट को करने के बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म। सिंपल जी, चालू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक आता है बजट लाइन और बजट सेट। तो सबसे पहली बात है कि हम ये भैया आखिर ये बजट लाइन है क्या चीज? क्या चीज? बजट लाइन। बजट लाइन आखिर है क्या चीज? सिंपल ना? चलिए, बजट लाइन क्या होता है? देखो, बचपन में जब आपने 10वीं 11वीं में क्लास में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि इस लाइन को बोलते हैं बजट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? बजट लाइन। कह रहा है भैया ऐसे तो मेरे को याद नहीं है कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं एक कंज्यूमर जो भी इनकम कमाता है, एक कंज्यूमर जो भी इनकम कमाता है, उसकी इनकम को बोला जाता है वाई। क्या बोलते हैं उसकी इनकम को? वाई। बहुत अच्छे। और वो जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम से करता क्या है? वो पैसे कमाता ही क्यों है? वो पैसे कमाता है कंज्यूमर इनकम पे, मतलब इनकम कमाता है कंज्यूमर कंजम्पशन करने के लिए, यानी कि चीजों पे खर्चा करने के लिए। यानी कि जो इनकम कमाई जाती है वो किस लिए कमाई जाती है? ताकि वो क्या कर सके? एक्सपेंडिचर। सिंपल, खर्च कर सके, वो खाने पीने की वस्तुएं खरीद सके। सिंपल। चलिए, तो हम यहां पे मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो केवल 2 तरह की वस्तुओं पे पैसा खर्च करता है। यानी कि वो खर्चा जो करता है कंज्यूमर, वो केवल 2 चीजों पे खर्चा करता है, एक एक्स पे और एक वाई पे। सिंपल। तो यहां पे मार्केट में माना जाता है जो कंज्यूमर के पास गुड्स हैं अवेलेबल, वो केवल 2 गुड्स हैं। एक गुड्स का नाम है एक्स और एक गुड्स का नाम है वाई। तो जो वो खर्चा करता है एक्स पे उसको बोलते हैं गुड एक्स का एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा करता है वो वाई पे उसको बोलते हैं गुड वाई का एक्सपेंडिचर। और इन दोनों को जोड़ के उसको मिलता है टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? इनकम के बराबर होना चाहिए। क्योंकि जितना पैसा हम कमा रहे हैं वो पैसा हम खर्च करेंगे किसके ऊपर? या तो गुड्स एक्स पे या फिर गुड्स वाई पे। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब आपको बताऊं मैं एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है। एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? एक्सपेंडिचर बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि जी आज मैं आपको पार्टी दे रहा हूं। अब मेरे 4 दोस्त हैं, तो चारों को मैं पार्टी देने के लिए लेके गया। अब दोस्त कह रहे हैं भैया हमको क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि भाई क्या क्या खाना है तुम्हें बताओ, अपनी अपनी डिशें। कोई कह रहा है पिज्जा, बर्गर, समोसा, टिक्की, पकौड़ा, ये सब चीजें उन्होंने बोल दी। अब सबको मैं अलग अलग चीजें तो नहीं दिला सकता भाई, पार्शियलिटी हो जाएगा। कोई बोलेगा मेरे को सस्ता सामान दिला दिया, कोई बोलेगा मेरे को महंगा सामान दिला दिया, है ना जी। तो इस वजह से मैंने क्या सोचा, भाई एक काम करते हैं पिज्जा पार्टी करेंगे, ठीक है जी, जिसके अंदर मैं हर एक बच्चे पे कितना खर्चा, यानी अपने हर एक दोस्त पे कितना खर्चा करूंगा? 400, मतलब मान लो एक बच्चे पे मैं 500 रुपए का खर्चा करूंगा। सिंपल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुनिए, मैं उनके ऊपर, यानी मान लो मैं पिज्जा लेने गया, तो एक पिज्जा का प्राइस कितना पड़ रहा है? तो मैंने पूछा प्राइस वाले से, यानी कि दुकान वाले से, कि पिज्जा जो है उसका प्राइस कितना है? तो उसने बोला जी पिज्जा जो है उसका प्राइस दे रखा है 500 रुपए। प्राइस कितना है पिज्जा का? 500 रुपए। और मेरे दोस्त कितने हैं? 4। तो मैं मतलब मेरे को मिला के 3 और दोस्त, ठीक है जी। हम दोस्त कितने हैं? 4। तो हम अपने दोस्तों पे, यानी कि हमारे ऊपर कितना खर्चा करने वाले हैं? कितने दोस्तों पे खर्चा करने वाले हैं? तो मैंने देखा हमको कितनी क्वांटिटी पिज्जा चाहिए, तो जी हमको क्वांटिटी चाहिए 4।
सिंपल। एक पिज्जा कितने का? 500 का। और हमारे दोस्त कितने, हमारे 4 हैं, तो 4 पिज्जा चाहिए। तो टोटल मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा पार्टी के ऊपर? तो सीधी सी बात है भैया जी, 500 500 हर की खर्चा हुआ, यानी 500 500 500 और 500, यानी टोटल मिला के कितना खर्चा होने वाला है? 2000 रुपए का खर्चा। तो एक्सपेंडिचर मैंने कैसे निकाला? प्राइस को और क्वांटिटी को क्या करके? बस मल्टीप्लाई करके। तो सीधी बात, खर्चे भी कैसे निकलते हैं? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। सिंपल, आसान था। इतना समझ में आ गया अभी तक? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं फिर। तो इनकम हमेशा हमारे खर्चों के बराबर होगी, ठीक है जी। और जो खर्चे होते हैं वो दो जगह पे कर रहा हूं मैं, एक तो एक्स के ऊपर और दूसरा खर्चा किस पे कर रहा हूं? वाई के ऊपर। अब जो एक्स पे खर्चा किया वो कैसे निकलेगा भैया? खर्चा आपने अभी भी बताया कि खर्चा निकलता है प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। तो बस एक्स पे कितना खर्चा किया वो कैसे निकलेगा? जो प्राइस होगा किसका? गुड एक्स का, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे? क्वांटिटी से। किसकी क्वांटिटी? गुड एक्स की। समझे? यानी कि क्या करना पड़ेगा मेरे को प्राइस ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे? क्वांटिटी ऑफ एक्स से। समझे? वाई पे कितना खर्चा किया वो कैसे पता चलेगा? तो वाई पे कितना खर्चा किया वो कैसे पता चलेगा? खर्चा निकलता है प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, यानी कि प्राइस जो की है वाई के, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ वाई से, तब जाके हमको पता चलेगा वाई पे कितना खर्चा किया। सिंपल। तो ये है एक्स के खर्चे का फॉर्मूला, ये है वाई के खर्चे का फॉर्मूला। तो दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो मेरे को पता चल गया एक्स का एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर ऑफ गुड एक्स। ये क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ गुड एक्स। और ये यहां पे क्या है? ये है एक्सपेंडिचर ऑफ गुड वाई। सिंपल जी, ये है एक्सपेंडिचर ऑफ गुड वाई। तो बस ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका? बजट लाइन का। फॉर्मूला क्या बना? एक्सपेंडिचर ऑफ, मतलब टोटल बजट लाइन का। बजट लाइन का फॉर्मूला है y इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई में क्यू एक्स, यानी एक्सपेंडिचर निकालना y का, प्लस में पी वाई मल्टीप्लाई में क्यू वाई। कोई दिक्कत नहीं। चलो, मेरे को लग रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है। जब तक आप ये फॉर्मूला याद करोगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। मैं एक काम करता हूं, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं आपको, ठीक है जी। समझिए अब ध्यान से। मान लो मैंने कोई इनकम कमाई, तो मैं उस पैसे को करूंगा क्या? जाहिर सी बात है मैं खर्चा करूंगा। एक तो गुड एक्स पे खर्चा करूंगा और एक गुड वाई पे खर्चा करूंगा। सिंपल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मान लो मैंने 100 रुपए कमाए और मैं एक्स पे खर्चा नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि एक्स ने मेरे को धोखा दिया था। मैं उस पर बिल्कुल भी मतलब एक्स गुड्स ने मेरे को धोखा दिया था, वो खराब हो गए थे, जल्दी खराब हो जाते हैं, इस वजह से मैं उस पर खर्चा नहीं करना चाहता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई, हाँ जी, मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। तो एक्स ने मेरे को धोखा दिया, इस वजह से एक्स पे कंजम्पशन कितना हो रहा है? कितना खर्चा हो रहा है? 0। तो मैं सारा खर्चा किस पे करूंगा फिर? वाई पे। तो वाई पे कितना खर्चा हो जाएगा जी? बहुत अच्छे, वाई पे कितना खर्चा हो जाएगा? 100 रुपए का। अच्छा, वहीं पे दूसरा क्वेश्चन। मान लो फिर से मेरी इनकम अगर 100 रुपए है और मैं इस बार वाई पे खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, तो मैं सारा पैसा किसके ऊपर खर्च कर सकता हूं? मैं एक्स के ऊपर खर्च कर सकता हूं, यानी मैं पूरे एक्स के ऊपर खर्चा कर सकता हूं। कितना? 100 रुपए। वहीं पे सोचिए, मेरी इनकम 100 रुपए, अगर मैं 50 रुपए खर्च करता हूं वाई के ऊपर, और तो फिर एक्स के ऊपर कितना खर्चा कर पाऊंगा? हाँ जी, 50 रुपए ही एक्स के ऊपर भी खर्चा कर पाऊंगा। तो एक तरीके से ये बन गई आपके पास एक कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो एक टेबल। क्या बन गया ये? एक टेबल। किसका? ये टेबल बन गया आपके लिए बजट लाइन की टेबल। क्या बन गई? बजट लाइन की टेबल। अब इसको टेबल में कैसे दिखाएंगे वो देखिए ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल 0, यहां पे मैं दिखाता हूं गुड एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस होता है। यहां पे मैं दिखाता हूं गुड वाई, क्योंकि ये क्या होता है? वाई एक्सिस। गुड वाई। अब देखिए 0 हो गया, इसको मान लेते हैं 50 और इसको मान लेते हैं 100। ये हो गया हमारे पास 50 और ये हो गया हमारे पास 100। तो देखिए, जब x 0 था तो y कितना था? 100। तो x 0 यहाँ पे है, y 100 यहाँ पे है, यानी कि ये वाला पॉइंट बन गया। 50 पे 50, यानी कि ये वाला पॉइंट बन गया। और क्या बोलते हैं, 0 पे 50, तो मतलब 0 पे 100, तो ये वाला पॉइंट बन गया। तो जाहिर सी बात है, ये जो पॉइंट बन गए, इनको अगर आप मिलाओगे तो फिर आपको कैसी लाइन मिलेगी? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और उस लाइन को क्या बोलते हैं? बजट लाइन। बजट लाइन क्या शो करती है? कि जो हमारी इनकम दे रखी होती है, हम उस इनकम से कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कितना हम अपनी इनकम से खर्चा कर सकते हैं, उसको लाइन को कौन शो करता है? बजट लाइन। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना? बढ़िया। लेकिन एक्चुअल में ये डायग्राम जो है ना थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे जब भी हम दिखाते हैं ना, मतलब बजट लाइन में जब भी हम शो करते हैं इसको, तो फिर यहां पे हम गुड एक्स और गुड वाई नहीं दिखाते। गुड एक्स और गुड वाई नहीं दिखाते, क्योंकि बजट लाइन में जब भी हम शो करते हैं तो डायग्राम के अंदर यहां पे दिखाया जाता है प्राइस ऑफ एक्स और यहां पे दिखाया जाता है प्राइस ऑफ वाई। एक्चुअल में तो गुड एक्स और गुड वाई ही दिखाना पड़ता है, लेकिन आप खुद सोचिए, एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में हमें यहां पे दिखाना क्या पड़ता है? एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। चलिए एक बार समझाता हूं। मान लो मेरी इनकम है कुछ 100 रुपए, मैं प्रोडक्ट के प्राइस पे मान लो केवल एक्स गुड्स पे खर्चा करता हूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? y इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स। सिंपल ना? मेरी जितनी भी इनकम है मैं सारा खर्चा किसके ऊपर करता हूं? गुड एक्स के ऊपर करता हूं। यानी कि मेरी जो इनकम है वो सारी खर्च होती है किसके ऊपर? मेरे एक्सपेंसेस पे, गुड एक्स के।
सिंपल। चलिए अब अगर मेरे को क्वांटिटी निकालनी है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, गुड वाई, और यहाँ पे दिखाया जाता है गुड एक्स। तो अगर मेरे को गुड वाई निकालना है कि कितनी क्वांटिटी मैंने वाई खरीदा और कितनी क्वांटिटी मैंने एक्स खरीदा, जैसे मैं एक्स निकालना चाहता हूँ, एक्स की कितनी क्वांटिटी खरीदी मैंने, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ये जो पी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा वाई अपॉन में पी एक्स इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एक्स। यानी कि अगर मैं क्वांटिटी ऑफ एक्स निकालना चाहता हूं, यानी एक्स मैंने कितना खरीदा वो निकालना चाहता हूं गुड एक्स, तो कैसे निकलेगा, वाई अपॉन में पी एक्स। तो एक्चुअली हम यहाँ पे वही दिखाते हैं इसकी जगह, यानी गुड एक्स की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो एक तो आप गुड एक्स भी लिख सकते हो और साथ ही में आप यहाँ पे लिख सकते हो वाई अपॉन में पी एक्स। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, जो आपका मन करे आप वो चीज लिख सकते हो यहाँ पे, सिंपल। सेम ऐसे यहाँ पे भी चाहे तो आप यहाँ पे गुड वाई लिख सकते हो कि हमने गुड वाई को दिखा रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप दिखा सकते हो वाई अपॉन में पी वाई, सिंपल जी। तो आपका जो मन करे वो दिखा सकते हो। बेसिकली यहाँ पे जो होता है प्राइस और क्या बोलते हैं, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दिखा रखा है प्राइस ऑफ एक्स और यहाँ पे दिखा रखा है प्राइस ऑफ वाई। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का बात, बहुत अच्छे। वो कह रहा है भैया फिर यहाँ पे तो वाई अपॉन में पी वाई आया था और यहाँ पे वाई अपॉन में पी एक्स आया था, तो यहाँ पे आपने पी एक्स को ऊपर क्यों लिख दिया और वाई को नीचे क्यों लिख दिया, क्योंकि आप खुद सोचिए, डिमांड कर्व पे कभी पढ़ा है आपने, डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दिखाई जाएगी प्राइस और यहाँ पे दिखाई जाएंगे क्वांटिटी। तो सीधी बात है, अगर आप किसी चीज की क्वांटिटी को नीचे दिखा रहे हो तो उस प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होंगे वो कहाँ पे दिखाए जाते हैं, ऊपर दिखाए जाते हैं। सेम वैसे ही अगर मैं नीचे दिखाऊंगा गुड वाई तो उस गुड वाई के प्राइसेस कहाँ पे दिखाए जाएंगे, ऊपर। लेकिन मैं हमेशा गुड वाई कहाँ पे दिखाया जाता है, ऊपर। गुड वाई कहाँ पे दिखाया जाता है, ऊपर। तो इसके प्राइसेस कहाँ पे दिखाए जाएंगे, इसके प्राइसेस नीचे दिखाए जाएंगे। तो वही मैं कर रहा हूँ कि गुड एक्स नीचे होता है तो उसके प्राइस ऊपर लिख दिए, और गुड वाई ऊपर होता है तो उसके प्राइसेस क्या लिख दिए, नीचे। तो ये जो पूरी डायग्राम है, पूरा डायग्राम ये किसका है, ये पूरा डायग्राम है हमारे पास बजट लाइन का। अब क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी दिखाया जाता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन। क्या बोलते हैं इसे, प्राइस लाइन। कोई डाउट तो नहीं, पक्की बात। वो कह रहा भैया जितना भी आपने ये सब समझाया ना, ये सब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, ये यहाँ से मैं भूल गया, बस यहाँ तक समझा था, मैंने ध्यान दिया था, उसके बाद मैं सारा भूल गया। कोई बात नहीं सर, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको मेन ये समझाना था कि यहाँ पे प्राइस एक्स और प्राइस वाई दिखाया जाता है। अगर आप ये बात रट्टा मार सकते हो कि गुड एक्स और गुड वाई की जगह, सॉरी गुड वाई और गुड एक्स की जगह हम यहाँ पे प्राइस और एक्स प्राइस ऑफ वाई दिखा सकते हैं, तो ये मान लो सबसे बेस्ट तरीका है। आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें फालतू की चीजें। ठीक है जी, बढ़िया। तो समझाने वाले को मैंने समझा दिया है, जिसको अगर रट्टा मारना है तो वो रट्टा मार सकता है सीधा, ये सब चीजें फालतू की हैं, आप मिटो सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा भैया फिर भी मैं समझना चाहता हूँ उस चीज को, भाई तो आप ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जाके यूट्यूब पे बैक करके आराम से बैक साइड जाके मतलब पीछे जाके देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी, तो इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छा, शुरू करते हैं। तो बजट लाइन का मतलब क्या होता है, बजट लाइन ना एक तरीके से एक लाइन होती है जो कि हमारी औकात दिखाती है। मैं तो यही बोलता हूं भाई, बजट लाइन क्या दिखाती है, ये दिखाती है हम अपनी इनकम से कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, मैं कितनी चीजों को खरीद सकता हूं, मैं एक्स पे कितना खर्चा कर सकता हूं, मैं वाई पे कितना खर्चा कर सकता हूं, ये सब कौन दिखाएगा, ये सब दिखाती है बजट लाइन, यानी हमारी औकात दिखाने का काम करती है बजट लाइन। इतना सिंपल, कोई डाउट्स तो नहीं, बहुत अच्छे। तो आप क्या बोलोगे, बजट लाइन का मतलब क्या होता है? सर सीधी सी बात है, बजट लाइन क्या दिखाती है, बजट लाइन दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस को दिखाती है, जो कि अपनी इनकम के हिसाब से कंज्यूमर जो है ना वो बाय कर सकता है, अटेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। अच्छा, इनकम ही नहीं, खाली प्राइस भी देखना पड़ेगा। मान लो आपकी इनकम 10,000 करोड़ है, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस क्या हुए, 10,000 करोड़ का हो गया प्रोडक्ट, तो क्या आप खरीद पाओगे उसको? मुश्किल हो जाएगा आपके लिए खरीदना। तो इनकम और प्राइस के हिसाब से अगर आप जो चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो, अटेन कर सकते हो, उसको शो करने का काम कौन करती है, बजट लाइन। और डेफिनेशन भी यही बनेगी। तो बजट लाइन क्या है, तो आप आराम से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इट शोज वेरियस combination, it shows various combination of two goods which can be attained by a consumer, which can be attained by a consumer, ठीक है जी, within the given level of इनकम एंड प्राइस। सिंपल जी। तो बजट लाइन क्या है, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ये दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाती है। जैसे मैंने दिखाया था, ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा था, ये था भाई 0,100, और ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा था, ये था 100,0। सिंपल, सॉरी 100,0, यहाँ पे 50,50। ऐसी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाती है कौन, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन जिसको हम बोलते हैं।
जिसपे क्या दिखाती है वो कि हम अपनी इनकम और प्राइस देने के बाद हमको अगर कोई इनकम बता दे, प्राइस बता दे, तो हम कौन कौन से जो चीजें हैं वो अटेन कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं, उसको कौन शो करेगा, बजट लाइन। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छी बात है। यहां पे आपने सीख लिया बजट लाइन आखिर होता क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? लेकिन आप खुद सोचिए, क्या कोई भी कंज्यूमर या फिर कोई भी इंसान क्या अपनी पूरी कमाई हुई इनकम क्या सारी की सारी खर्च कर देता है? मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, क्या मैं सारा ही पैसा खर्च कर दूंगा, यानी कि 100 के 100 रुपए खर्च कर दूंगा? नहीं भैया, सारे पैसे नहीं खर्च करेंगे। अगर कोई कंज्यूमर सारा पैसा खर्च कर देता है तब तो वो परफेक्टली इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए, हर कोई मतलब हर एक इंसान कंज्यूमर जो होता है वो पूरी इनकम खर्च करता नहीं, थोड़ा पैसा वो सेव भी कर लेता है। यानी कि इनकम तो ज्यादा हो सकती है लेकिन हमारे कंजम्पशन क्या हो सकती है, कम हो सकती है। सिंपल ना? तो जाहिर सी बात है वो क्या इस लाइन के ऊपर लाई करेगा जो बंदा पैसा सेव करेगा? नहीं जी, तो वो लाइन के अंदर लाई करता है कई बार, कि वो इनकम तो ज्यादा कमा रहा है लेकिन वो कई बार क्या करता है कि वो कंजम्पशन कम कर रहा होता है। सिंपल ना? तो वो इस लाइन के क्या करेगा, अंदर लाई करेगा। और क्या उस पॉइंट्स को ये बजट लाइन दिखा पाएगी? नहीं जी, बजट लाइन नहीं दिखा पाएगी उस पॉइंट को, क्योंकि बजट लाइन एक लाइन को दिखाती है जहां पे इनकम अपना सारा पैसा खर्च करता है गुड एक्स और गुड वाई के कंजम्पशन के ऊपर। समझे जी? तो उसको भैया कौन दिखाएगा? उसको दिखाने का काम करता है कौन? बजट सेट। कौन करता है काम? बजट सेट। भैया ये बजट सेट कैसा दिखाई देता है? तो यहां पे लिख देता हूं भाई, ठीक है? तो बजट सेट कैसा दिखाई देता है तो ध्यान से समझना। बजट सेट, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? पहले एक बार डायग्राम देख लो, इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो ये बनता है आपके लिए बजट सेट। ये लाइन देखी? कह रहे हैं ये तो बजट लाइन ही बना दिया आपने। भाई बजट सेट कुछ अलग नहीं है, बजट लाइन की तरह ही है, बस ये इसमें थोड़ा सा फर्क है कि जब भी आप बजट सेट बनाओगे ना तो जो अंदर का एरिया है ना उसको भी कलर कर देना या फिर कवर कर देना है एसिड लाइंस में। क्योंकि जो बजट सेट होता है ना वो तो पॉइंट्स दिखाते हैं जो हम अपनी इनकम के हिसाब से अफोर्ड कर सकते हैं, जितना हम खर्चा कर सकते हैं, ठीक है जी, जिसको हम अटेन कर सकते हैं। लेकिन ये बजट सेट उन सारे पॉइंट्सों को भी दिखाता है जहां पे कंज्यूमर पूरा खर्चा नहीं करता, अपने पैसे को क्या कर सकता है, वो सेव भी कर लेता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो बजट सेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें क्या होता है, इनकम हमारी ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है किसके, हमारे खर्चों के, यानी पी एक्स क्यू एक्स पे किया गया खर्चा प्लस में पी वाई क्यू वाई पे किया गया खर्चा। सिंपल। तो इनकम क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, किससे, हमारे खर्चों से। सिंपल से, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है ना भाई? चलो दिखाई भी दे रहा है आपको, आगे चलते हैं। समझ में आ गया? अब बजट सेट की डेफिनेशंस क्या लिखोगे, तो सेम डेफिनेशन जो आपने लिखी थी ना वही डेफिनेशन। देखो मैं डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करता नहीं, अगर आपने एक डेफिनेशन याद कर ली ना तो आप बहुत सारी डेफिनेशंस मैं बताऊंगा आपको कि आप याद करते चले जाओगे, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, सारी डेफिनेशन सेम होती हैं। तो बस एक डेफिनेशन पे किसी पे भी ध्यान लगा के फोकस करके अच्छे तरीके से याद करना चालू कर दो ताकि बाकियों में दिक्कत ना हो। जैसे कि ये वाली डेफिनेशन देखो, बजट सेट क्या होता है, तो वही सेम डेफिनेशन, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन। ये क्या करता है बजट सेट, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। देख रहे हो, ये लाइन वाले भी और लाइन के अंदर भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, विच कैन बी अटेन और अटेन्ड बाय ए कंज्यूमर विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस। यानी इनकम और प्राइस देने के बाद एक कंज्यूमर वो कॉम्बिनेशंस जिनको अटेन कर सकता है या फिर वो कॉम्बिनेशन जिनको वो अटेन करता है, वो कॉम्बिनेशन जिनको वो अटेन कर सकता है वो लाइन के ऊपर होते हैं कि यहां तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है, इतना हम खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है एक्चुअल में इतना खर्चा करें, तो जितना हम खर्चा एक्चुअल में भी करते हैं उनको भी कौन दिखाता है, बजट सेट। यानी कि ये दिखाता है केवल पोटेंशियल। ये क्या दिखाता है, पोटेंशियल, कि हम कितना खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये पोटेंशियल प्लस में एक्चुअल जो खर्चा होता है, ठीक है जी, वो सारे पॉइंट्स को कौन दिखाता है, बजट सेट। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आसान था भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा याद रखना ना, इतना मेरे हिसाब से काफी है, मैंने काफी चीजें लिखवा दी आपको, ठीक है जी। डिफरेंस आपके एग्जाम, एक सेकंड भाई, चालू करते हैं सर। और अब अपने टॉपिक पे आते हैं। बात आती है, मैंने आपको समझाया अभी बजट लाइन क्या होता है ना, बजट लाइन क्या होता है ये समझ लिया हमने, सिंपल। अब बजट लाइन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम्स में, कि बजट लाइन के बारे में क्या पूछेगा आपसे एग्जाम्स में। वो एग्जामिनर आपसे बजट लाइन के बारे में पूछता है, उसकी फीचर्स,
ठीक है जी। क्या पूछेगा? फीचर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने अभी पिछला जो क्लिप हटाया भाई उसमें लास्ट में फोन आ गया था तो इसकी वजह से वो काटना पड़ा, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। वो कंसेप्ट समझाना था बस मेरे को, उसको मैं दोबारा करवाऊंगा डिफरेंस की फॉर्म में जब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो ऐसा मत सोचना कि वो कट चुका है मतलब बीच में ही आपने छोड़ दिया, बस काट के कहीं से भी जोड़ दिया, नहीं वो तो नहीं था लास्ट। आगे चलते हैं। तो अब हमको करना है बजट लाइन की फीचर्स, खासियत क्या होती है बजट लाइन की। तो बेसिकली बजट लाइन की बस दो खासियत है। पहली फीचर क्या है, और आपके एग्जाम्स में यही फीचर पूछेगा। पहली खासियत क्या होती है बजट लाइन की होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको दिख भी रहा होगा कि जो बजट लाइन होता है वो कैसा दिखने में लगता है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना जी। तो बस इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, या फिर बजट लाइन को क्या बोलते हैं? ये क्या है? बजट लाइन। इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइस लाइन। यहां पे दिखाया जाता है पीएक्स, यहां पे दिखाते हैं हम पीवाई। तो वो पूछेगा कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ये बजट लाइन का फीचर है। आपको बस ये बताना है कि क्यों जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि बजट लाइन ऊपर से लेकर नीचे की ओर क्यों जाती है, वो नीचे से लेकर ऊपर की ओर क्यों नहीं जाती, या फिर वो कांस्टेंट क्यों नहीं रहती सीधा बिल्कुल, वो नीचे की तरफ ही क्यों जा रही है। सिंपल। तो ऐसे समझाने के लिए आप क्या बताओगे उसे? तो देखो जब आपके एग्जाम्स में आए ये मान लो 4 नंबर का जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो आ जाता है, या फिर 8 नंबर तक आ जाता है आराम से आपके एग्जाम्स में, तब क्या करोगे? तब आप सबसे पहले ना बजट लाइन की डेफिनेशन लिख के आना। आंसर में सबसे पहले क्या लिखना है आपको? बजट लाइन क्या होता है उसकी डेफिनेशन, जो कि मैं आपको करवा चुका हूं पहले से ही, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बजट लाइन की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको डायग्राम बनाना है, और जैसे मैंने आपको समझाई चीजें वो सब आपको समझा के आनी, और लास्ट में आप उसका आंसर लिख के आओगे, यानी कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है? यहाँ पे कंक्लूजन में आपको बताना है कि देखो एक टाइम वो था जब हम जो गुड वाई है उसका कंजम्पशन ज्यादा करते थे, यानी ये मान लो इधर गुड एक्स है, इधर वाई देखने में क्योंकि एक्स लग रहा है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे गुड वाई होता है, इधर गुड एक्स होता है। चलो बता देता हूं, जब यहाँ पे हम गुड वाई का कंजम्पशन ज्यादा करते थे तो गुड एक्स का कंजम्पशन क्या होता था? कम होता था। यानी हम गुड वाई ज्यादा खा रहे हैं और गुड एक्स क्या खा रहे हैं? कंजम्पशन कम कर रहे हैं। जो भी देख लो, गुड एक्स यहाँ पे, गुड वाई यहाँ पे, तो हम गुड वाई का एक्स का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं और गुड वाई का कंजम्पशन क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। सिंपल। चलो अब क्या हो गया, हमें एक चीज का कंजम्पशन अगर बढ़ाना है, मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा वाई कंज्यूम करूं, क्या करूं? ज्यादा वाई कंज्यूम करूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने एक्स का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो बस वही आपको लिख के आना है आंसर में। क्या लिखोगे आप कंक्लूजन में? आप लिखोगे क्योंकि कंज्यूमर को एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का कंजम्पशन घटाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो 100 रुपए, अब एक्स भी मिल रहा है 50 रुपए का और वाई भी मिल रहा है 50 रुपए का। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगर मैं एक्स और वाई पे खर्चा करना चाहता हूं दोनों पे, तो 50 रुपए में ये भी 50 रुपए में ये भी, मैं दोनों लेता हूं एक एक क्वांटिटी में। अगर मान लो मैं एक्स ज्यादा खाना चाहता हूं, मैं एक्स की 2 क्वांटिटी खाना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा भाई? मेरे को वाई की क्वांटिटी कम इग्नोर करना पड़ेगा, वापस देनी पड़ेगी। सिंपल ना। हाँ जी, यानी मैं कोई चीज अगर ज्यादा कंज्यूम करना चाहता हूं तो बदले में दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी? मेरे को पे आउट करनी पड़ेगी, यानी देनी पड़ेगी। सिंपल इतना। यानी हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर आप एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो किसी का भी, अगर आप वाई बढ़ाना चाहते हो तो एक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल ना। तो अगर आप एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी चीज का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। और यही रीजन है कि ये क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ड्यू टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, ए कंज्यूमर have to decrease in another। एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने की वजह से एक कंज्यूमर को दूसरी चीज का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। और इसी वजह से जो वो बजट लाइन है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो कह रहा भैया ऐसा क्यों होता है? एक चीज में ज्यादा खाना चाहता हूं तो मेरे को दूसरी चीज कम क्यों करनी पड़ती है? मैं चाहता हूं मैं सेब ज्यादा खाऊं तो फिर मेरे को आम क्यों देने पड़ते हैं? मैं सेब ज्यादा खाना चाहता हूं तो मैं सेब भी ज्यादा खाऊं और मेरे को आम भी ना देना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है? जब आपके पास जो रिसोर्सेज हो, जो आपके पास मनी हो, वो हो इन्फिनिटी। अगर आपके पास पैसा अनगिनत है तब तो आप चाहे सेब खाओ, चाहे आम खाओ, चाहे दोनों खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके पास रिसोर्सेज यानी पैसा क्या होगा? अनलिमिटेड। सिंपल ना। बढ़िया। लेकिन अभी आपको पता ही है, हर किसी को पता ही है कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं? लिमिटेड। ऐसे क्या है? लिमिटेड। इसलिए हमको चूज करना पड़ेगा कि हम एक्स खाना चाहेंगे, वाई खाना चाहेंगे, ये दोनों खाना चाहते हैं। अगर कोई एक चीज बढ़ाना चाहते हैं तो बदले में दूसरी चीज आपको पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा अनलिमिटेड नहीं है ना, इस वजह से। समझे? तो ऐसा क्यों होता है कि एक चीज को कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का कंजम्पशन घटाना पड़ता है। तो आप बोल सकते हो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज।
लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हमें एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का कंजम्पशन को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। समझे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है मैंने कम लिखा है तो आप और चीजें बता सकते हो इसके बारे में, जैसे कि आपको दिख रहा है ये लाइन। अब लाइन जो भी होती है ना उसमें एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है भैया? उस लाइन के पास ना एक होता है ढलान। क्या होता है? ढलान। ढलान समझते हो? ढलान, ढलान, ढलान सुना है कभी? वो कह रहा है भैया नहीं सुना। अरे ढलान यार, ढलान कैसे बताऊं? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे सोचिए, मानिए मैं ना एक दिन अपनी नानी के घर पे गया हुआ था, तो नानी के घर पे सीढ़ियां हैं, मैं उन सीढ़ियों पे आराम से बैठा हुआ था। सिंपल जी, आपको दिख रहा है सर सीढ़ियां ऐसी होती हैं? कह रहा हाँ है, पागल इंसान, दंगल इंसान, ऐसी थोड़ी ना होती सीढ़ियां, ऐसी होती है सर सीढ़ियां तो। ठीक है जी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं नानी के घर पे गया हुआ था और नानी के घर पे जो सीढ़ियां हैं मैं उन सीढ़ियों पे आराम से बैठा हुआ था। कहां पे बैठा हुआ था? इस जगह पे। एक दिन पता नहीं किसी ने मेरे को पीछे से ना तेज की टपली सी मारी। टपली मतलब ऐसे थप्पड़ से मार दिया, और मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को ना बहुत जोर जोर से चक्कर आने लग गए। और क्योंकि बारिश का मौसम था, बिजली कड़क रही थी, मैं डर गया, और मैं डर गया तो मैंने अपनी डर के मां की आंखें बंद करी, तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा कि पूरी धरती ही हिलने लग गई, पूरी धरती बहुत तेज तेज घूमने लग गई। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को हर कोई तरफ से कोई घुसा मार रहा है, मेरे को मतलब पीटता जा रहा है। समझे जी? हाँ जी। 15 मिनट बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे साथ हो गया जादू। मैं वहां नहीं था, मैं कहां पे पहुंच गया था? बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, यानी कि यहां पे पहुंच गया था। अच्छा बता, मुंह निकल गया। हाँ जी। तो क्या हुआ था मेरे साथ क्या हुआ सर? यहाँ पे बहुत गलत हुआ। मेरे को किसी ने टपली मारी और मैं ऊपर से कहां गिर गया? नीचे। तो आपने नोटिस किया होगा हर कोई इंसान ज्यादातर सीढ़ियों पे से गिरता है तो वो ऊपर से कहां पे आ जाता है? नीचे आ जाता है। वो नीचे से ऊपर की तरफ क्यों नहीं भगता? वो कह रहा ग्रेविटी है। ग्रेविटी नहीं, किसकी वजह से? ढलान की वजह से। इसकी वजह से? ढलान की वजह से, क्योंकि सीढ़ियों के अंदर क्या होता है? ढलान होता है। समझे जी? वैसे ही आपको दिख रहा है बजट लाइन भी, बजट लाइन के भी के अंदर क्या है? ढलान। हाँ मतलब समझ में आ रहा हूँ, ग्रेविटी है वो। ठीक है जी? हाँ जी। तो बजट लाइन की भी क्या टॉपिक समझाना है, इसलिए रिलेट कर पाया थोड़ा सा उससे, वरना फालतू के टॉपिक सही है। तो आगे चलते हैं भाई। तो बजट लाइन के भी अंदर क्या है? ढलान है। प्राइस लाइन के अंदर भी क्या है? ढलान। ढलान मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। तो बजट लाइन के अंदर क्या होता है? स्लोप। और इसका स्लोप भी हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका स्लोप कैसे निकलता है? इसके स्लोप का फॉर्मूला होता है, एक नाम होता है इसके स्लोप का। इसके स्लोप का नाम है MRE। क्या नाम है? MRE। और कई बुकों में इसको MRS भी बोला गया है। क्या बोला गया है? MRS। तो मेरे हिसाब से जितना भी हो सकता है तो आप MRE लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी? और इसका स्लोप निकलता है कैसे? बहुत सिंपल सा। इसका स्लोप कैसे निकलता है? इसके स्लोप का फॉर्मूला होता है px अपॉन में py, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? px, नीचे क्या लिखा हुआ है? py। वैसे तो स्लोप का फॉर्मूला ये नहीं होता, फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव करके निकलता है जो कि। ठीक है जी? तो अब मैं उसको समझाने जाऊंगा तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो कि मेरे को कहीं पे आगे समझाना भी था। जैसे यहाँ पे MRS टॉपिक है ना, तो वहां पे मैं समझा दूंगा आपको अच्छे तरीके से कि ये स्लोप कैसे निकालते हैं। बस अभी फिलहाल आप रट्टा मार लो इसका कि जो बजट लाइन होती है उसका स्लोप होता है MRE और वो निकलता है px अपॉन में py से। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत नहीं। जब आप इतनी सारी चीजें लिख के आओगे ना सर इस डाउनवर्ड स्लोपिंग के बारे में, बस खाली कंसेप्ट के बारे में, तो आपको आराम से भाई जो भी 8 नंबर क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो आराम से फ्री में नंबर दे देगा आपको इतने। समझे? कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छे तरीके से कर लोगे ना, बहुत अच्छी बात है। अब चालू करते हैं अगला टॉपिक आगे। दूसरा क्वेश्चन जो इसके बारे में आपसे एग्जाम से में पूछ सकता है वो कौन सा क्वेश्चन है? बी पार्ट, दूसरी खासियत। आईसी कर्व की बजट लाइन की दूसरी खासियत क्या होती है? बजट लाइन की दूसरी खासियत होती है, ये होता है स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, बजट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। सिंपल। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे होता है बजट लाइन? तो सीधी सी बात है, जब भी आप इसका आंसर लिखने जाओ सबसे पहले बजट लाइन के बारे में बताना। ठीक है जी? और उसके बाद बताना इस बजट लाइन की टेबल, जैसे कि गुड वाई और गुड एक्स। सिंपल। जैसे कि यहाँ पे 4 4, एक सेकंड, जब मैं यहाँ पे 4 चलते सेब खाता हूं तो यहाँ पे एक ही खा पाता हूं। यहाँ पे मैंने 3 किया तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे मैंने 2 किया, पे 1 किया, यहाँ पे 3 और 4 हो गया। जैसे जैसे मैं इसका कंजम्पशन घटा रहा हूँ, मैं इसका कंजम्पशन क्या करता हूँ? बढ़ा सकता हूँ। पहले मैं 1 सेब खाता था, अब 2 खाता हूँ, 3 खाता हूँ, फिर 4 खाता हूँ, कंजम्पशन बढ़ा जा रहा हूँ। किसका? आम का सेब कंजम्पशन घटा के पहले 4 खाता था, फिर 2, फिर 3, फिर 1। सिंपल। इस तरीके से। तो एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। वो मैंने समझाया। सिंपल जी। तो ये टेबल है। अब इसके हिसाब से अगर आप निकालना चाहो तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? MRE। MRE मतलब स्लोप, जो कि क्या होता है? इसका स्लोप होता है। ठीक है? वो कह रहा है भैया MRE क्यों निकालना है? क्योंकि जब आप कंक्लूजन लिखोगे ना, जब आप यहाँ पे आंसर लिखोगे, किसका आंसर लिखेंगे भैया? किसका आंसर लिखना है यहाँ पे?
यहाँ पे आंसर लिखना है स्ट्रेट लाइन का, कि जो बजट लाइन होती है वो स्ट्रेट क्यों होती है, वो कुछ ऐसी क्यों नहीं दिखाई देती इस तरीके से पीपीसी की तरह, या फिर बजट लाइन जो होती है वो आईसी कर्व की तरह क्यों नहीं दिखाई देती। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे कि जो इसका स्लोप होता है, जो इसका ढलान होता है ना, उसकी वजह से। तो ये कंक्लूजन मतलब स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, तो आप बोलोगे ड्यू टू कांस्टेंट MRE। MRE मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन। सिंपल जी, ड्यू टू कांस्टेंट MRE, क्योंकि MRE जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इसी वजह से जो होते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमको दिखाया देता है, कौन सा, बजट कर्व। सिंपल। और अब यहाँ पे MRE निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, तो सीधी बात है चेंज लेना चालू कर दो, क्योंकि डेरिवेटिव करते हैं ना, चेंज को देखते हैं बस खाली स्लोप के अंदर। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है चेंज। स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज। तो बस चेंज करना चालू करो। यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है, 1 का, करके कितना आएगा, 1। यहाँ पे कितने का लॉस है, 1 का, तो 1/1 कटके 1 आ गया, 1/1 कटके 1 आ गया, 1/1 कटके 1 आ गया। सिंपल जी। तो ये बन गया आपके पास क्या, चेंज। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे गुड्स लिखे हैं इस वजह से यहाँ पे मैं स्लोप वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, चेंज वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ प्राइसेस की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये वाली टेबल बनाता, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ वाई, तो मैं टेबल कुछ ऐसी बनाता, 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1, इस तरीके से मैं कुछ टेबल बनाता। सिंपल। और फिर मैं दिखाता इसका स्लोप, तो इसका स्लोप होता है MRE और इसका एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है मैं वो लगाता। फॉर्मूला क्या होता है बजट लाइन का, px अपॉन में py, तो px ऊपर और पॉइंट में py, तो px कितना है 5, py कितना है 5, 5 से 5 कट गया तो कितना आंसर आएगा 1। ऐसी सब में क्या आएगा, फिर 1 आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे गुड्स दिखा रहा हूँ इसलिए मेरे को यहाँ पे चेंज दिखाना पड़ रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि जो मार्जिनल रेट है या फिर जो स्लोप होता है वो चेंज को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल y इतना था, y इतने से उतना हो गया, तो चेंज हो रहा है ना y के अंदर, कितना चेंज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है y, तो आपको देखने को मिल रहा होगा इतना बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा y। और ये जो ये इतना है इसको बोलते हैं डेल्टा x। सिंपल जी। वैसे y जो होता है ऊपर होता है गुड y, तो इसलिए बोलेंगे डेल्टा y और इसको बोलेंगे डेल्टा x। समझाया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मैंने कई बार देखे हैं जो कि आते हैं आपके एग्जाम्स में। मैं होप करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, आप आराम से लिखे आओगे। वो कह रहा है भैया एक बार MRE की डेफिनेशन लिखा दो। बिल्कुल सर, जरूर MRE की डेफिनेशन, क्योंकि मेरे को लगता है कईयों को नहीं आती होगी। तो MRE क्या होता है, MRE मतलब होता है स्लोप। किसका स्लोप, तो ये स्लोप होता है किसका, बजट लाइन का। ठीक है, और बजट लाइन का स्लोप कैसे करेंगे भाई, चलो दिखाई तो दे रहा है सब चीज। हाँ जी, एक सेकेंड यार, लात लग गई। हाँ जी, तो MRE क्या होता है, MRE होता है बजट लाइन का स्लोप, और बजट लाइन का स्लोप जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो MRE इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी ये वो रेट होती है जिस रेट पे हम एक गुड्स को लेने के लिए तैयार होते हैं अपनी दूसरी गुड्स देने के बदले। समझे, एक गुड्स को देने के बदले हम दूसरी गुड्स लेंगे, तो जिस रेट पे हम ये एक्सचेंज करना चालू करते हैं उस रेट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। और ये क्या होती है, कुछ नहीं है सर, एक रेट है जिस रेट पे हम दूसरी चीज को बढ़ाते हैं ताकि वो पहली चीज को देने के बाद। सिंपल। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इट इज अ रेट एट विच, जहां पर ए कंज्यूमर have to increase the consumption, sorry, a consumer have to decrease the consumption due to increase in another। तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक ऐसी रेट जिस रेट पे कंज्यूमर एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का त्याग करता है, एक चीज को खाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ देता है। जिस रेट पे, जैसे एक आम के बदले में 5 छोड़ रहा हूं, तो फिर वो 5 क्या कहलाएगा, मार्जिनल एक्सचेंज रेट, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। समझे जी। हाँ जी, क्योंकि मैं एक आम के लिए कितनी, मतलब एक चीज के लिए, एक सेब के लिए कितने आम छोड़ रहा हूँ, 5 आम छोड़ रहा हूँ। समझे जी। उस 5 जो मैंने जितने का भी लॉस किया, उस लॉस को क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। वो रेट है जिस रेट पे मैं एक चीज के बदले दूसरी चीज दे रहा हूँ। समझे जी। जैसे बोलते हैं ना एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या होता है, ₹1 के बदले में $10। समझे जी। $80 वैसे $90 होने वाले हैं। ठीक है जी, मुबारक हो हमारे देश को कि $90 होने वाले हैं मोदी जी के आने के बाद फिलहाल। तो वो रेट जिस रेट पे हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं वो क्या होता है, एक्सचेंज रेट। वैसे ही सेम एक रेट, एक चीज को पाने के लिए जो भी चीज आप दूसरे बदले में देते हो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। नमस्ते भाई, भाई उधर क्लास होने वाली आज, है ना। चलो
कोई डाउट तो नहीं? तो भाई जिसको उतारना है फटाफट से उतारो, फिर मैं मिटाता हूँ, फिर मैं आगे वाले टॉपिक समझाता हूँ जिसका नाम है चेंज इन बजट लाइन। ठीक है जी, मेरे को पता है सर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं आपकी इस बुक में, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बुक आपको छोटी लगेगी, लेकिन उसके अंदर जो कंसेप्ट घुसे पड़े हैं ना वो बहुत बड़े हैं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से डीपली पढ़ाना पड़ेगा, और मेरे को अच्छे तरीके से डीपली पढ़ाना पड़ेगा और आपको अच्छे तरीके से डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है जी, तो जिसको डाउट्स आ रहे हैं भाई नीचे कमेंट में बता देना, फिर मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ाया आपको। ठीक है जी, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो चालू करते हैं, आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक आता है हमारा चेंज इन बजट लाइन। अब ये जो बजट लाइनें होती है उसके अंदर कैसे चेंजेस आ सकते हैं, उस चेंजेस के बारे में हमें समझना है। ठीक है जी, चलिए अब ये चेंजेस क्यों होते हैं बजट लाइन के अंदर, जैसा कि आपको पता ही है बजट लाइन क्या होती है। हाँ जी सर, तो इसको बोलते हैं बजट लाइन, दूसरा नाम होता है प्राइस लाइन। क्यों? क्योंकि यहां पे दिखाते हैं प्राइस ऑफ एक्स, यहां पे दिखाते हैं प्राइस ऑफ वाई। सिंपल ना, बढ़िया। जिसको आप दिखा सकते हो ऐसे भी कि इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इसको आप दिखा सकते हो, सॉरी, प्राइस ऑफ एक्स, और यहां पे इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से आराम से दिखा सकते हो कि चलते हैं गुड्स एक्स और चलते गुड्स एक्स, जो गुड वाई एक्स और गुड वाई जो होते हैं उनके क्वांटिटी को दिखाने का काम करता है कौन, बजट लाइन, और या फिर बोल सकते हो प्राइस लाइन। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है इसमें चेंज कैसे होता है। मैंने आपको ये बात बताई है पहले से कि जो बजट लाइन होती है ना वो दिखाती है कि इनकम हम अपने पूरे एक्सपेंडिचर पे, दोनों गुड्स के एक्सपेंडिचर में किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, यानी कि पी एक्स क्यू एक्स जमा में पी वाई क्यू वाई। सिंपल, यानी जो बजट लाइन होती है वो हमारी दिखाती है एक तरीके से औकात। बताया था आपको, बढ़िया। तो देखिए यहां पे है प्राइस ऑफ एक्स, यहां पे है प्राइस ऑफ वाई। ठीक है जी, एक्चुअल में यहां पे दिखाना चाहिए हमें गुड वाई और यहां पे दिखाना चाहिए हमें गुड एक्स। ठीक है जी, ये मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक है चेंज क्या होता है, चेंज क्यों होता है, किस तरीके से होता है। चलो जी, अगर मान लो किसी की भी इनकम जो है वो बढ़ जाए, पहला चेंज क्या है, अगर इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो मैं यहां पे बता रहा हूं चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन में चेंज कैसे होता है, सबसे पहला अगर जो इनकम है कंज्यूमर की वो बढ़ जाए, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने बताया था इनकम क्या होती है, औकात होती है, और जो बजट लाइन है वो भी किसको दिखाती है, औकात को दिखाती है। तो जो अगर इनकम बढ़ जाएगी हमारी, मतलब कि हमारी औकात बढ़ जाएगी, तो हम ज्यादा कंजम्पशन कर पाएंगे या फिर कम कंजम्पशन कर पाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है, अगर हमारी औकात बढ़ जाती है तो हम कंजम्पशन क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो मान लो हमारी बजट लाइन ये वाली है और मेरी इनकम अगर बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है मेरी औकात बढ़ जाएगी, इसकी वजह से मैं वाई भी ज्यादा खा पाऊंगा, कंज्यूम कर पाऊंगा, और मैं एक्स का कंजम्पशन भी बढ़ा पाऊंगा। यानी जो बजट लाइन होती है उसके अंदर क्या हो जाएगा, शिफ्ट, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। तो बजट लाइन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि क्या बढ़ी है, इनकम बढ़ गई है, मेरी औकात बढ़ गई है, इसलिए मैं दोनों का कंजम्पशन बढ़ा सकता हूं, एक्स को भी बढ़ा सकता हूं और वाई को भी बढ़ा सकता हूं। वहीं इसका उल्टा, अगर मान लो मेरी इनकम जो है वो घट जाए, मेरी इनकम जो है वो कम हो जाए। अब अगर इनकम मेरी कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, मेरे को कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी औकात क्या हो चुकी है, कम। मेरे को वाई का भी कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, मेरे को एक्स का भी कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। सिंपल जी। और अगर मैं इन दोनों कंजम्पशन घटाऊंगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। कि बजट लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, मेरी इनकम कम हो गई, जिसकी वजह से मेरे को अपना कंजम्पशन जो था वो कम करना पड़ेगा, मेरे को एक्स भी थोड़ा कम खाना पड़ेगा, मेरे को वाई भी थोड़ा कम कंज्यूम करना पड़ेगा। सिंपल ना, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, चलते हैं अगले चेंज पे। अगला चेंज कैसी वजह से आता है, तो अगला चेंज आता है चेंज इन बजट लाइन। और ये वाला जो चेंज है, ये वाला चेंज था इनकम का, कि इनकम में चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार चेंज होता है प्राइस में। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमको वो समझना है। तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहला प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ जाए, यानी कि एक्स के प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सोचिए ध्यान से, मान लेते हैं ये हमारा बजट लाइन है, ये क्या है, प्राइस लाइन। यहां पे मैं दिखाता हूं प्राइस ऑफ एक्स, यहां पे दिखाता हूं प्राइस ऑफ वाई। अब देखिए, अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाते हैं, अगर एक्स के प्राइस, गुड एक्स के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो क्या मैं एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर पाऊंगा, ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। मेरे को एक्स का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। तो यहां से मेरे को यहां आना पड़ेगा, यहां पे कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम।
लेकिन क्या प्राइस ऑफ वाई में कोई चेंज आया? क्या मेरे को वाई के प्राइस मतलब कंजम्पशन को कम करने की या फिर चेंज करने की कोई जरूरत है? नहीं, क्योंकि चेंज किसमें आया? बस खाली एक्स के प्राइस में। तो एक्स महंगा हुआ है तो इसलिए मेरे को उसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। सिंपल ना। तो इस वजह से एक्स का कंजम्पशन कम होगा, लेकिन वाई का वहीं पे रहने वाला है, यानी कि इसी पॉइंट पे। तो जाहिर सी बात है बस खाली बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बजट लाइन यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे बजट लाइन होगा मूव। तो यहाँ पे क्या होता है? मूवमेंट। किसमें मूवमेंट? मूवमेंट इन बजट लाइन। सिंपल। तो जब भी प्राइसेस में चेंज होते हैं तो बजट लाइन में मूवमेंट आता है, ना कि शिफ्ट। शिफ्ट कब होता है? शिफ्ट का मतलब होता है जब दोनों चीजों में चेंज आए, गुड एक्स में भी गुड वाई में भी। लेकिन जब क्या बोलते हैं एक चीज में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट। इसी का दूसरा टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बी ऑप्शन, मान लो प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो घट गया, यानी गुड एक्स के प्राइस क्या हो गए? कम हो गए। अब गुड एक्स सस्ती हो गई है तो जाहिर सी बात है अब गुड एक्स सस्ती हो चुकी है क्योंकि, तो हम कंजम्पशन क्या कर पाएंगे उनका? ज्यादा। ये बजट लाइन था। अब हम क्योंकि प्राइस सस्ते हो चुके हैं तो हम ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, यानी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी इसकी? बढ़ जाएंगी। और लेकिन क्या वाई में कोई चेंज आएगा? नहीं, तो वाई वहीं पे रहेगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे मूवमेंट। क्या बोलेंगे? कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, बस खाली शिफ्ट नहीं हो रहा। शिफ्ट कब होता है? जब दोनों में चेंज हो। अब यहाँ पे मूवमेंट हो रही है अपवर्ड, यहाँ पे मूवमेंट क्या थी? डाउनवर्ड। यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था राइटवर्ड या फिर आप बोल सकते हो अपवर्ड। लेकिन जब यहाँ पे बात करी जाए तो फिर यहाँ पे डाउनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सिंपल जी। आगे चलते हैं। तो शिफ्ट कब होता है? शिफ्ट कब होता है? जब इनकम में चेंज होता है। लेकिन मूवमेंट कब होती है? मूवमेंट जब प्राइस में चेंज होता है। समझे? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो कह रहा भैया अगर प्राइस एक्स की जगह वाई के प्राइस में चेंज आए तब? तो देखो जी, पहला ऑप्शन प्राइस ऑफ वाई अगर बढ़ जाए, अगर वाई के प्राइस बढ़ रहे हैं, अब जैसे कि वाई के प्राइस बढ़ा देते हैं, यहां पे रहा पी एक्स, ये रहा पी वाई, ये रही बजट लाइन। अगर वाई के प्राइस बढ़ गए तो हम वाई का कंजम्पशन क्या कर देंगे? कम, क्योंकि वो महंगी हो गई होगी, इसलिए एक्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस वाई कम हो गया। तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। ठीक है जी। और वहीं पे अगर मान लो वाई के प्राइस बढ़ जाए तो बी ऑप्शन क्या है? प्राइस ऑफ वाई, सॉरी घट जाए, वाई के प्राइस अगर घट जाए तो फिर हम ज्यादा खरीद सकते हैं वाई, तो ज्यादा खरीद सकते हैं यानी कि ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वजह से वाई हम ज्यादा खरीद पाएंगे। तो इसको भी क्या बोलते हैं? मूवमेंट। ठीक है जी। ये प्राइस ऑफ वाई, ये प्राइस ऑफ एक्स। सिंपल। तो मैंने क्या समझाया कि मूवमेंट केवल प्राइसेस की वजह से होता है और शिफ्ट किसकी वजह से होता है? इनकम की वजह से। वो कह रहा भैया सच में? नहीं सर, एक थोड़ा सा कैच है। कई बार क्या होता है कि जो शिफ्ट है ना वो भी प्राइसेस की वजह से हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब दोनों ही प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज आ जाए तब। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे तो एक ही प्रोडक्ट में चेंज आ रहा था, यहां पे देखते हो सब चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन, अगर दोनों के प्राइसेस जो हैं वो राइज कर जाते हैं, यानी कि प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, यानी कि पी एक्स भी बढ़ जाए और पी वाई भी बढ़ जाए, दोनों में बढ़ जाए। ठीक है जी। तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत सिंपल से, यहां पे दिखाते हैं पी एक्स, यहां पे दिखाते हैं पी वाई। ये मान लो हमारा था बजट लाइन। क्या था ये? बजट लाइन। अब क्या हुआ? दोनों के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो मैं वाई को भी, मतलब एक्स का कंजम्पशन भी कम करना पड़ेगा और वाई का कंजम्पशन भी घटाना पड़ेगा। तो दोनों के जब कंजम्पशन को घटाओगे तो जाहिर सी बात है इसको क्या बोलेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये क्या हो गया? शिफ्ट इन बजट लाइन। वो भी कौन सा शिफ्ट हुआ? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। समझे? कंजम्पशन हमारी कम हो गई, औकात हमारी कम हो गई। किसकी वजह से? क्या इनकम की वजह से हुआ ये चेंज? नहीं। किसकी वजह से चेंज हुआ? प्राइस की वजह से। और वहीं पे अगर दोनों के प्राइस कम हो जाए तो ये जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, एक चीज और है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको मैं यहीं पे समझा देता हूं, मिटोगे? ठीक है जी। क्या टॉपिक है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस ऑफ वाई क्या हो जाए? घट जाए, तब क्या फर्क पड़ेगा? देखो, ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है। तो अगर एक्स के प्राइस बढ़ जाए तो एक्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो एक्स महंगा हो जाएगा, हम कंजम्पशन क्या करेंगे? एक्स का कम करेंगे, यानी कि हम यहां से यहां पे आ जाएंगे इस जगह पे। और वाई के प्राइस क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, तो वाई सस्ता हो रहा है तो हम वाई का कंजम्पशन आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम यहां से यहां पे चले जाएंगे। तो बस अब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा और इसको बोलेंगे नया बजट लाइन, यानी कि न्यू बजट लाइन। और ये भी क्या है? ये भी एक शिफ्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? शिफ्ट की। बजट लाइन में शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट मतलब होता है क्या है? जब गुड एक्स और गुड वाई दोनों में ही चेंज आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन। समझ में आया था? कोई दिक्कत नहीं? बहुत इजी सा कंसेप्ट था। शिफ्ट मतलब होता है जब भी इनकम में या फिर दोनों प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज आए तो शिफ्ट कहलाता है। मूवमेंट जब एक ही प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम मूवमेंट। समझ में आया था? कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छी बात है।
आगे चालू करते हैं। अब टॉपिक आता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने से पहले ना एक बार अपना वो पुराना टॉपिक पढ़ लेते हैं कि बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 6 नंबर का देखा गया है, तो फिर आप इजिली कर पाओगे उसको। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चालू करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है बजट लाइन और दूसरा बजट सेट। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो सर आप डेफिनेशन का लिख सकते हो, तो डेफिनेशन में दोनों की लिखवा चुका हूं पहले ऑलरेडी, बार बार नहीं लिखवाने वाला, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हो पीछे जाके। ठीक है, तो बजट लाइन बस बता देता हूं। बजट लाइन क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जहां पे इनकम और प्राइस देने के बाद एक कंज्यूमर जिन गुड्स को कंज्यूम करने के लिए अटेन कर सकता है, करना चाहता है, उसको दिखाता है कौन? बजट लाइन। ठीक है जी, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी अटेन बाय कंज्यूमर विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस। सिंपल जी, बढ़िया। ये दो वस्तुओं के उन प्राप्य संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को दी गई आय तथा इन प्राइसेस के आधार पर, कीमतों के आधार पर उपभोक्ता क्रय कर सकता है। सिंपल जी। और बजट सेट क्या होता है? इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी अटेन और अटेन्ड, अटेन भी कर सकता है और अटेन करता भी है। समझे? तो अटेन और अटेन्ड बाय ए कंज्यूमर विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस, यह दो वस्तुओं के उन प्राप्य संयोगों को दर्शाता है जो दिए गए आय व कीमत के आधार पर उपभोक्ता क्रय कर सकता है तथा करता भी है। समझे जी? तो आपको ये दोनों डेफिनेशंस यहां पे लिख देनी है। इसके बाद आप क्या करोगे सर? दूसरा डिफरेंस, बहुत सिंपल सर। दूसरा डिफरेंस आप आराम से वहां पे बना के आ जाओगे डायग्राम। ये होता है बजट लाइन। ये क्या होता है? बजट लाइन, जिसको बोलते हैं प्राइस लाइन। और इसका डायग्राम में आप यहाँ पे इसको अंदर से कलर कर दोगे या फिर शेड कर दोगे। सिंपल जी। इसको क्या बोलते हैं? बजट सेट। आते हैं तीसरे डिफरेंस पे। तीसरा डिफरेंस क्या होता है? बजट लाइन का स्लोप, जो मैंने आपको बताया, तो इसका स्लोप होता है क्या? इसका स्लोप होता है MRE। कैसे निकलता है? PX अपॉन में PY। सिंपल। लेकिन इसका कोई स्लोप होता ही नहीं, तो इसके स्लोप में बोलोगे कि इसका कोई स्लोप होता नहीं क्योंकि एक लाइन नहीं है। सिंपल। वैसे इसका स्लोप भी होता है, वो साइंस में हम tan थीटा करके निकाल सकते हैं अगर आपने 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ी हो, लेकिन ना पढ़ा, मैथ नहीं पढ़ी हो तो फिर कोई बात नहीं, आप आराम से बोल दो कि इसका स्लोप कुछ होता ही नहीं। समझे जी? आते हैं चौथे फीचर पे। चौथी खास बात क्या होती है? तो बजट लाइन और बजट सेट में चौथी डिफरेंस क्या है? पहला डेफिनेशन का हो गया, दूसरा हो गया लाइन का, तीसरा हो गया स्लोप का। अब आता है डिफरेंस किसका? फॉर्मूले का। इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू px qx पक्ष कुक्स जमा में py qy। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पे जो हमारी इनकम है वो हमारे एक्सपेंसेस के बराबर होती है। हाँ जी, यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर के। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमारी इनकम मैंडेटरी है कि वो इक्वल होगी किसके? एक्सपेंडिचर के। लेकिन यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो फॉर्मूला y मोर देन इक्वल टू पक्ष कुक्स px qx प्लस में py qy। सिंपल जी। चलिए जी, पांचवा, यहाँ पे हमारी इनकम, जो हमारी इनकम होती है वो मोर देन इक्वल टू होगी किससे? हमारे एक्सपेंसेस से। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा था भाई। चलिए, तो मैंने तो ये करवा दिया, लेकिन ये आराम से इतना इजीली नहीं है कि आप आराम से कर जाओगे, क्योंकि एग्जाम्स में ये मान लो 10 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से 5-6 पॉइंट लिखोगे तो हो जाएंगे, आपके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कई बार आपको एग्जाम में नंबर नहीं देता, तो कोशिश करना कि आप गूगल पे से कुछ अच्छे जो डेफिनेशंस है, जो आपको और इजी लगे, जो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, तो आप वो बना के करके आ सकते हो। मैंने इजी तरीके से आपको ये समझा दी है। ठीक है जी। बाकी आपको कैसे प्रेजेंट करके आते हो वहां पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे दिखाना है वहां पे जाके। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा बजट लाइन और बजट सेट के अंदर डिफरेंस। अब चालू करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स। किसके ऊपर? इस बजट लाइन के ऊपर। जिस न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको मेन फॉर्मूला याद करने हैं, एक तो ये स्लोप वाला और एक ये वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला याद कर लोगे तो फिर आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। तो 2 मिनट में फटाफट से याद करो, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। अब आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? तो देखो, मैं पूरा वो बुक वाला न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, क्योंकि जब एक बार बुक खत्म हो जाती है तो फिर मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं वो उठा के आपको करवाता ही हूँ। तो बेसिक तौर पे बस खाली मैं आपको समझा देता हूँ कि न्यूमेरिकल्स आते कैसे हैं। ठीक है जी। चलो, तो वहां पे आपको स्टेटमेंट बना के या फिर डायरेक्टली आपको दे सकता है। एक कंज्यूमर है राम नाम का, जिसका नाम है क्या बोलते हैं ABCD, कुछ भी रख देगा, नाम राम श्याम नाम कुछ भी रख देगा। बोलेगा उसकी इनकम है क्या बोलते हैं 1000 रुपए। उसकी इनकम कितनी है? 1000 रुपए। अब वो मार्केट में जा रहा है एप्पल लेने के लिए, मैंगो लेने के लिए, या फिर कोई भी चीज लेने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहा है, और उस प्रोडक्ट के प्राइस बता रखे हैं PX, यानी प्राइस ऑफ X बता रखा है 10 रुपए, और प्रोडक्ट Y लेने जाता है तो उसके प्राइस बता रखे हैं आपको 20 रुपए। X के प्राइस कितने हैं? 10 रुपए, और Y के प्राइस कितने हैं? 20 रुपए। अब ये आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, एक तरीके से मान लो यहाँ पे दे रखा है
प्राइस ऑफ एक्स कॉमा प्राइस ऑफ वाई आपको दे रखा है 10,20। ठीक है जी। तो अब क्या रहा है इसके बाद आपको कैलकुलेट करके बताना है पहला ऑप्शन क्या, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है जी। दूसरी चीज आपको निकालनी है क्वांटिटी ऑफ एक्स इफ ही और शी परचेज ओनली गुड एक्स। अगर वो गुड एक्स पे ओनली खर्चा करे तो फिर वो कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा। तीसरी चीज सेम वही क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, अगर वो सारा खर्चा किस पे करे, गुड वाई पे, सिंपल जी, तो वो कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा गुड वाई की। चौथा डी, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, आपको गुड एक्स की क्वांटिटी निकालनी है इफ ही और शी परचेज क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट ई, ए पॉइंट वेयर ही और शी लाइज ऑन बजट सेट नॉट ऑन बजट लाइन। एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे वो बजट सेट के अंदर तो लाई करता हो लेकिन वो बजट सेट लाइन के ऊपर लाई ना करता हो। तो ये आपके एग्जाम्स में ऐसे में से कोई से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनमें से बोलेगा कोई से भी क्वेश्चन कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से कर लोगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं, कैसे करने हैं क्वेश्चन, सिंपल जी। चलो सबसे पहले भाई आंसर, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालना है। तो आपको पता ही है बजट लाइन का जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला का नाम होता है MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉर्मूला होता है PX अपॉन में PY। तो बस PX कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 10, PY कितना दे रखा है 20। जब आप सॉल्व करोगे तो 0.5 आ गया आपका क्या पहले का आंसर। स्लोप ऑफ बजट लाइन कितना आया 0.5। सिंपल इतना, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, तो आपको निकालनी है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स। अगर वो सारा खर्चा किसके ऊपर करे, गुड एक्स के ऊपर करे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। बजट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू पक्ष पुक्स जमा में PY QY, ये फॉर्मूला होता है। चलो जी अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखो ध्यान से, वो सारा पैसा किसके ऊपर खर्च कर रहा है, एक्स के ऊपर, यानी सारी चीजें केवल खरीद रहा है, वो भी कौन सी, एक्स। क्या उसने वाई के ऊपर कोई खर्चा किया, और जब उसने वाई के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया तो क्वांटिटी ऑफ वाई की जगह लिखता हूं मैं 0। अब क्वांटिटी ऑफ वाई 0 हो गया तो पी वाई किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी क्वांटिटी जो प्राइस ऑफ वाई है कितना भी हो, जैसे तो इसमें 20 दे रखा है तो मैं कितना भी 20 लिख दूं यहाँ पे, क्या वो 0 नहीं हो जाएगा, सिंपल। चलो अब उसने खर्चा कर रखा है किसके ऊपर, क्वांटिटी ऑफ एक्स पे। चलो इनकम कितनी है हमारे पास, इनकम दे रखी है जी हमको 1000 रुपए, तो इनकम की जगह आ गया 1000 बराबर में प्राइस ऑफ एक्स कितना दे रखा है 10 रुपए, और क्वांटिटी ऑफ एक्स तो पता ही नहीं, वही तो निकालना है। उसने क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ एक्स निकालो। अगर वो सारा खर्चा करे किस पे, एक्स पे, तो मेन चीज क्या है, अगर वो सारा खर्चा एक्स पे रहेगा तो वाई पे कितनी क्वांटिटी खरीदेगा 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसको कितना भी सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा 0, और ये बच गया 1000 बराबर में 10QX क्वांटिटी ऑफ एक्स। अब ये 0 को प्लस करेंगे तो वही सेम वैल्यू रहेगी, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो QX की वैल्यू कितनी आ गई 1000 डिवाइड बाय 10 जो कि कट गया, आपका आंसर आ गया 100। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना आ गया 100, सिंपल इतना। सेम ऐसे ही आपका दूसरा भी क्वेश्चन है, मतलब पार्ट सी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, आपको क्वांटिटी ऑफ वाई निकालनी है। अगर वो सारा खर्चा करे किसके ऊपर, वाई के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सारा खर्चा करता है किसके ऊपर, वाई के ऊपर, तो जाहिर सी बात है एक्स की वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, एक्स की वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। अब सारा खर्चा वाई पे किया है तो सारी क्वांटिटी वाई की खरीदी होगी उसने, एक्स की तो बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं खरीदी होगी। और जब एक्स की क्वांटिटी नहीं खरीदी तो एक्स की क्वांटिटी की जगह क्या लिखूंगा मैं 0, और किसी से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा पी वाई, सॉरी प्राइस तो वाई दे रखा है ना, प्राइस ऑफ वाई दे रखा है 20, इसको भी मैं कर सकता हूँ 10 से, मगर वो 0 ही हो जाएगा। और क्वांटिटी ऑफ वाई इसकी जगह तो ये लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यू वाई तो निकालना ही है, और इधर आ गया 1000, इसकी पूरी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे बच गया 1000 बराबर में 20QY, और 20 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो QY इक्वल टू 1000 बटे में 20, और 0 से 0 कर दिया, 2 से काटा तो इसका आंसर आ गया 50।
क्वांटिटी वाई कितनी आ गई 50। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। दिखाई नहीं दे रहा, लो जी अब दिखाई दे रहा है, सिंपल ना, बहुत अच्छी बात है। नोट कर लेना भाई ध्यान से, और ऊपर नंबर दिखाना जरूरी है भाई, ताकि आप नोट्स परचेज कर पाओ। अरे पैसा भी तो कमाना होता है सबको। हाँ जी, शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक का नाम आता है भाई डी। डी, अब इसमें क्या है, कह रहा है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स निकालना है आपको। इफ ही और शी परचेज 20 क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। कुछ नहीं, टेंशन नहीं, आराम से फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले y इक्वल टू पक्स गुड्स, ठीक है जी, प्लस में पी वाई क्यू वाई। तो भाई हमने कंजम्पशन पे, मतलब इनकम कितनी है हमारी 1000, क्वेश्चन वाला कह रहा है प्राइस ऑफ एक्स 10, क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना खरीदना है वो तो निकालना ही है, तो क्यू एक्स, प्लस में प्राइस ऑफ वाई कितना है 20, ऊपर दे रखा था क्वेश्चन में ये रहा। और वाई की कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने, तो इस बार क्वेश्चन में बोल रखा है 20 क्वांटिटी खरीदी है वाई की। अब देखिए ध्यान से, 20 गुणा में 20 हो गया 40, सॉरी 400, यहाँ पे हो गया 10 क्यू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 400 यहाँ पे प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे बच गया कितना 600 बराबर में 10 क्यू एक्स। तो क्यू एक्स कितना आ गया, क्यू एक्स आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो ये आ जाएगा 60 क्वांटिटी एक्स की वैल्यू। सिंपल जी, आसान था। तो हम 60 क्वांटिटी खरीद सकते हैं गुड एक्स की, अगर हम 20 क्वांटिटी खरीदते हैं किसकी, गुड वाई की। समझ में आया था, आगे चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जो क्या बोलते हैं बजट सेट के अंदर लाई करता हो और बजट लाइन के अंदर लाई ना करे। मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो कि बजट लाइन के ऊपर ना हो, बिल्कुल भी यहीं पे कहीं पे नहीं होना चाहिए, वो अंदर हो कहीं पे भी। मतलब क्या है इसका मतलब है आपको एक ऐसा सेट बताना है, एक ऐसी क्वांटिटीज बतानी है जहां पे इनकम हमारी पूरी खर्च ना हो, समझे, हमारी इनकम एक्सपेंडिचर के कभी भी बराबर ना हो। यानी कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे इनकम जो है वो ज्यादा है हमारे एक्सपेंसेस से, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कितनी क्वांटिटी है, कोई सी भी क्वांटिटी आपकी मर्जी है, सीधी बात है। आप बोल दो 1,1, हम दोनों एक क्वांटिटी खा रहे हैं। अब एक क्वांटिटी में एक्स की खाऊंगा 10 रुपए खर्चा हुआ, एक क्वांटिटी मैंने वाई की खाई 20 रुपए खर्चा हुआ, टोटल खर्चा हो गया मेरा 30 रुपए का। सिंपल ना, और ये 30 रुपए जो है मेरी इनकम जो मेरी 1000 रुपए उससे कम है, तो बजट सेट में लाई करेगा, बजट लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा। जैसा आपका मन करे सर वैसा कर सकते हो, बस ये मैक्सिमम पॉइंट पे कभी मत जाना। जैसे मैंने बताया इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना है 100, इसका कितना है 50, ठीक है जी। तो कभी भी ऐसे मत करना कि आपकी इनकम पूरी 1000 रुपए खर्च हो जाए, उससे कम ही रखना, ठीक है जी। आप मान लो 10 कर दो दोनों की क्वांटिटी में, 10 खाऊंगा तो 10 क्वांटिटी एक्स की खाओगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपए, और 10 क्वांटिटी वाई की कंज्यूम करोगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपए का खर्चा। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 300 रुपए का खर्चा। तो आपकी इनकम जो थी 1000 रुपए उससे तो कम ही है, समझे जी, आसान था ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, जो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो आराम से, ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी चैप्टर खत्म होने के बाद, सिलेबस खत्म होने के बाद, मतलब पूरे कोर्स खत्म करने के बाद प्लेलिस्ट, फिर मैं आपको प्रीवियस से जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब अगला टॉपिक आता है और बजट कॉल और बजट कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। तो जिसको उतारना है फटाफट से न्यूमेरिकल उतारो, फिर हम आगे चलते हैं। शुरू करते हैं। अब टॉपिक का नाम आता है ऑड बजट कॉन्स्टेंट। अब यहां पे बजट कॉन्स्टेंट जो है ना, उसकी शेप मैंने आपको बताई थी, मतलब बजट लाइन की आपको मैंने शेप बता रखी है, जो कि ऐसी होती है ना, बजट लाइन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइस लाइन। अब अगर इसके अंदर शिफ्ट होता है तो ये पूरा चेंज होता है, लेकिन ऑड बजट कॉन्स्टेंट के अंदर क्या होता है कि यहां पे हमारी बजट लाइन की शेप ही चेंज होती है। शेप कैसे चेंज होती है कि हमारा जो बजट लाइन है ना वो ऐसा भी हो सकता है, और हमारा जो बजट लाइन है वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, यहां पे हम दिखाते हैं प्राइस एक्स, यहां पे दिखाते हैं प्राइस वाई, प्राइस एक्स प्राइस वाई, प्राइस एक्स प्राइस वाई। अब देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे तब जो बजट लाइन है उसकी शेप चेंज होती है, ठीक है जी। चलिए मैं मानता हूं कि मान लो 2 प्रोडक्ट है, मैं कंज्यूम करने जा रहा हूं, प्राइस एक्स और प्राइस वाई, दोनों ही मैं खा सकता हूं, सिंपल ना, ठीक है। तो दोनों के प्राइस थे 5-5 रुपए, कितने प्राइस थे 5-5 रुपए। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला ये बात कह रहा है कि जो गुड वाई वाला है ना, जो प्राइस ऑफ वाई है, अगर आप प्राइस ऑफ वाई, एक्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा, एक्स का वाई प्राइस वाई है, प्राइस ऑफ एक्स कितना है 5, प्राइस ऑफ वाई कितना है 5, लेकिन प्राइस वाले जो प्राइस वाई है उसके बारे में एक खास बात है क्या, अगर आप जो प्राइस वाई वाले प्रोडक्ट हैं या फिर जो वाई वाले प्रोडक्ट हैं 10 क्वांटिटी से ज्यादा खरीदोगे तो वो आपको 20% का डिस्काउंट देगा। क्या देगा, डिस्काउंट। अब 20% का डिस्काउंट मतलब होता है कि 10 क्वांटिटी से ज्यादा खरीदोगे तो 20% का डिस्काउंट, यानी जो एक प्रोडक्ट 5 रुपए का होता था वो अब एक प्रोडक्ट कितने का पड़ने लग जाएगा 4 रुपए का।
यानी कि जो y है उसके प्राइस क्या हुए कम। तो जो पहले बजट लाइन हमारा बनता वो हमारा बजट लाइन कुछ बनता ऐसा, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। दोनों हम 5-5 क्वांटिटी खरीद रहे होते। अब क्योंकि क्या हुआ कि इसने डिस्काउंट दे दिया, तो एक तरीके से डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि प्राइस इसके 5 से अब कितने के पड़ेगा मेरे को, ये 5 की जगह मेरे को 4 का पड़ेगा अगर मैं 10 क्वांटिटी से ज्यादा खरीदूंगा। सिंपल ना। अब क्योंकि मेरे को 4 का पड़ेगा, मेरे को सस्ता पड़ेगा, तो मैं वाई जो गुड्स है उसको ज्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? आराम से कर सकते हैं। सिंपल ना सर, बहुत अच्छी। अच्छा गुड वाई नहीं, गुड एक्स मान लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि नीचे गुड्स एक्स होते हैं ना, इस वजह से। चलो अब एक्स के प्राइस उसने क्या कर दिए 20% कम कर दिए। अब 20% डिस्काउंट दे दिया तो इसकी वजह से मैं ज्यादा खर्चा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? ज्यादा खर्चा करता हूँ। तो सीधी बात, तो मान लो पहले तो क्वांटिटी सेम थी, 5-5 थी, तो फिर मैं पहले सेम से ही चल रहा था। अब क्योंकि उसने एक्स के प्राइस जो है वो बढ़ा दिए, सॉरी एक्स के प्राइस में मेरे को डिस्काउंट दे दिया है, तो इस वजह से मैं ज्यादा कंज्यूम कर सकता हूं, और ज्यादा कंज्यूम कर सकता हूं इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कंजम्पशन चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे बजट लाइन। ऐसा बजट लाइन कब बनता है? जब हमको डिस्काउंट मिल रहा होता है। क्या मिलता है? जब डिस्काउंट मिलता है। सिंपल। कह रहा है भैया फिर ऐसा प्रोडक्ट कब बनता है? जब सीधी बात है सर, जब आपको क्या बोलते हैं प्रीमियम मिल जाए, जब आपको प्रीमियम पे करना हो, ज्यादा अमाउंट पे करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि कुछ चीजें हैं, जैसे प्रोडक्ट वाई है मान लो, नहीं वापस लेके चलते हैं, प्रोडक्ट एक्स नीचे वाले में चेंज है ना, हाँ प्रोडक्ट एक्स है। अब प्रोडक्ट एक्स है मान लो गोल्ड, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई भी कंज्यूमर जो है वो 500 ग्राम तक जो गोल्ड है वो अपने पास फ्री में रखता है, महिलाएं अपने पास फ्री में रखती हैं 500 ग्राम तक गोल्ड, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। तो जितने का गोल्ड है, जैसे 500 रुपए का गोल्ड है तो वो 500 का ही रहेगा, उसमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं चाहिए। सिंपल। तो हर किसी को 500 का पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 500 ग्राम से ज्यादा का गोल्ड रखते हो अपने पास, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस पे देना पड़ेगा टैक्स, यानी कि प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है टैक्स देने से उस गोल्ड के प्राइसेस हमारे लिए क्या हो गए, बढ़ गए। और किसी भी प्रोडक्ट के अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम उसकी क्वांटिटी क्या करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे। तो पहले तो मैं सही चल रहा था, ये मैं यहाँ पे जाके टकरा था इससे, ठीक है जी, इतना क्या मतलब गुड वाई पे खर्चा करता, मतलब गुड एक्स पे खर्चा करता मैं इतना। लेकिन अब क्योंकि गुड एक्स के प्राइसेस क्या हो चुके, बढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसकी क्वांटिटी क्या करूंगा, कम कंज्यूम करूंगा। इस वजह से जो बजट कांस्टेंट है हमारा वो थोड़ा सा स्टीपर बन जाएगा। पहले वो फ्लैटर था, अब थोड़ा सा वो स्टीपर बन गया। समझे जी? कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा कब होता है? जब केस आता है प्रीमियम का, जब कोई हमसे प्रीमियम अमाउंट चार्ज करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। सिंपल। जब किसी क्वांटिटी तक उसने क्या किया, नॉर्मल अमाउंट चार्ज किया जो स्पेसिफिक अमाउंट था, और उसके बाद उसने क्या किया, प्रीमियम अमाउंट चार्ज करना चालू कर दिया, तो फिर हम क्या कर देते हैं, क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो इसलिए बजट कांस्टेंट ऐसा दिखाई देता है आपको। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था ना? बहुत अच्छी बात है। और इसको बोलते हैं क्या, ऑड बजट कांस्टेंट। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बस आपको ये दो कंसेप्ट समझाने थे कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस में कई बार डिस्काउंट और प्रीमियम अमाउंट की वजह से भी क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है जी? तो हमारे इससे बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझाना था। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पे खत्म होता है बजट लाइन का सारा कंसेप्ट। अगर भाई तक आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे बजट वाले का ज्यादा रिलेशन नहीं है। ठीक है जी? तो आगे हम करने वाले हैं प्रेफरेंस रिलेशन, उसके बाद अजम्पशंस ऑफ एमआरएस, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस। सिंपल जी? तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी? तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नाम आता है प्रेफरेंस रिलेशन। अब ये प्रेफरेंस रिलेशन कुछ नहीं है सर, दो गुड्स होते हैं, गुड एक्स और गुड वाई। अब जो गुड्स एक्स है और गुड्स वाई है, दोनों अपनी जगह अलग अलग ही आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब एक कंज्यूमर जो है ना, कुछ प्रेफर करेंगे कि गुड एक्स ज्यादा बेटर है, कुछ प्रेफर करेंगे गुड वाई बेटर है, कुछ प्रेफर करेंगे कि ये दोनों ही ठीक ठाक है। सिंपल जी? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जो इन दोनों के गुड्स के बीच में रिलेशन एक कंज्यूमर को देखने को मिलता है, उस रिलेशन को कौन दिखाता है, वो दिखाता है आईसी कर्व। क्या दिखाता है? आईसी कर्व। यानी कि जो भी ये चीज आप प्रेफर करते हो, चाहे वो गुड एक्स को प्रेफर करो, चाहे गुड वाई को प्रेफर करो, खाना कंज्यूम करना, ठीक है जी, उनके बीच के जो भी रिलेशंस होंगे, जो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, कम बेटर लग रहा है, उस हिसाब से रिलेशन कौन दिखाता है, वो इंडिफरेंस कर्व। आखिर ये इंडिफरेंस कर्व है क्या चीज, तो सुनिए ध्यान से। इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये मान लो एक ऐसा सिंपल सा कर्व है जो कि कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है जी? ये प्रोवाइड करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू इट्स कंज्यूमर। तो आईसी कर्व का मतलब क्या है? एक ऐसा कर्व जो अपने हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। क्या रहा, समझ में नहीं आ रहा भैया? समझाओ ठीक से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई एक गली है, इस गली के अंदर बहुत सारी टॉफियों की दुकानें हैं। अब मैं आपसे बुझा के बोलूं कि एक काम करो, आप ना एलपेलिबी की टॉफी ले आओ, तो आप कौन सी दुकान से जाके लेके आओगे? आप कौन सी दुकान पे जाओगे?
इस वाली दुकान पे, इस वाली पे, इस 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 पे, किस पे जाओगे? ठीक है जी, यहां से यानी कि यहां से आप किस पे जाओगे, कौन सी दुकान पे? कह रहे जहां पे टेस्ट अच्छा मिलेगा। आपको लगता है एल्पेनलीबे की जो टॉफियां हैं हर दुकान के ऊपर टेस्ट अलग अलग प्रोवाइड करेंगी? नहीं जी, वो सेम प्रोवाइड करती हैं। सेम ऐसे ही आईसी कर्व भी करता है। आईसी कर्व क्या प्रोवाइड करता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू इट्स कंज्यूमर। ये मान लो एक कंज्यूमर है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे आईसी मतलब कि एल्पेनलीबे की टॉफी मिल रही है। आप कौन सी दुकान से जाके लोगे? क्योंकि हर किसी से भी ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को बोलते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको हमेशा संतुष्टि क्या मिलेगी? सेम लेवल की। तो भैया इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या बनती है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, विच प्रोवाइड्स सेम level of satisfaction to its consumer at every point। तो क्या है आईसी कर्व? आईसी कर्व का मतलब होता है ये दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो प्रोवाइड करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। किसको? टू इट्स कंज्यूमर एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर। समझे जी? थोड़ा सा इसको डिफरेंस में लिखूं, एट एवरी पॉइंट, सिंपल। तो आईसी कर्व क्या होता है? इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। किसके? दो गुड्स के, which provides same level of satisfaction। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? कंज्यूमर को, अपने हर एक पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं? एक सेकंड भाई, हाँ भाई श्योर है? चलो भाई, तो आईसी कर्व क्या करता है? आईसी कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है अपने हर एक पॉइंट पे। इतना समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब आता है मेन टॉपिक जिसका नाम है, क्या नाम है? अच्छा, आईसी कर्व की टेबल तो बना दो एक बार, कांस्टेंट है ना जी। तो आईसी कर्व की टेबल क्या होती है? मान लो मैं दो गुड्स खाता हूं, एक गुड्स का नाम है गुड वाई और एक गुड्स का नाम है गुड एक्स। ठीक है जी? ठीक है जी? गुड वाई क्या है? ये वो चीज है जो मेरी मम्मी जो है टिफिन में पैक करके भेजती है। गुड एक्स क्या है? ये वो क्या बोलते हैं खाना है जो मेरे दोस्त की मम्मी उसके टिफिन में पैक करके भेजती है। अब जाहिर सी बात है मेरे को अपने घर का खाना थोड़ा ज्यादा कम, उतना अच्छा लगता नहीं है। वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एग्जांपल दे रहा हूं बस खाली। हाँ जी, तो मेरे को उतने अपने घर का खाना अच्छा लगा नहीं, मेरे को ज्यादा पसंद आया किसका? अपने दोस्त के घर पे खाना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे दोस्त का टिफिन मैं खा जाऊं, समझे? क्योंकि वो पिज्जा, बर्गर, समोसा, टिक्की, पकौड़ा ये सब लाता था बचपन में, और मैं क्या लेके आता था? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, है ना जी। चलिए वापस चलते हैं। तो मेरी मम्मी क्या करती थी? ये मान लो मेरे को भेज दी 15 रोटी पैक करके, मेरे को मम्मी ने 15 रोटी दे दी। अब क्या मैं 15 रोटी खा पाऊंगा? नहीं। मेरी जो दोस्त है ना, मेरे दोस्त से मैंने कहा भाई एक काम कर, एक रोटी अपनी दे दे, बदले में मतलब मेरे दोस्त क्या लेके आता था? बस खाली एक रोटी। तो मैंने क्या बोला उससे? भाई एक काम कर, अपनी एक रोटी दे दे, और बदले में मतलब क्या लेके आता? एक पिज्जा लेके आता, मान लेते पिज्जा। ठीक है? तो मेरे दोस्त लेके आता है पिज्जा, मैंने बोला भाई अपना एक पिज्जा दे दे, बदले में मैं अपनी रोटियां दे दूंगा तेरे को कुछ, है ना जी। वो कहने लगा आज तो मैं लाया नहीं भाई, तो एक काम करें कल लेके आएंगे तब मैं आपको दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो कल वो 2 पिज्जा लेके आया, एक अपने लिए और एक एक्स्ट्रा किसके लिए लेके आया? मेरे लिए। सिंपल ना? चलो जी बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला ठीक है एक एक्स्ट्रा मेरे को दे दे। तो वो 2 पिज्जा लेके आया, यानी कि उसने मेरे को क्या दे दिया? एक पिज्जा एक्स्ट्रा दे दिया। या फिर ये वाला एग्जांपल सही बैठेगा नहीं भाई, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेके चले? मान लो मेरे को 2 चीजें खाने में अच्छी लगती हैं, कंज्यूम करने में अच्छी लगती हैं। ठीक है जी? एक वो चीज जो मेरे पास है, जो कि मेरे पास 15 क्वांटिटी है जिसकी, ठीक है। दूसरी वो चीज जो मेरे पास नहीं है, उसकी केवल मेरे पास एक ही क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास क्या बोलते हैं रोटी है बहुत सारी, 15 रोटियां है मेरे पास, लेकिन मेरे पास उसके साथ खाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। सब्जी छोड़ो, गरीब इंसान, मान लो मैं गरीब इंसान हूं, मेरे पास उसके खाने के लिए अचार नहीं है। अब क्या 15 रोटी मैं अचार से खा पाऊंगा? एक अचार से? मेरे को अचार फेवरेट है भाई मेरा, मैं अचार ही अचार खा सकता हूँ अकेला। 15 रोटियां मेरे से खाई नहीं जाएंगी, बहुत ज्यादा रोटियां होती हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला एक दोस्त से भाई एक अचार और दे दे, यानी मेरे पास एक ही अचार है, एक काम कर मेरे को 2 अचार दे दे, ठीक है, एक अचार और दो, तो बदले में मैं आपको 5 रोटियां दे दूंगा। तो मेरे पास रोटी कितनी बचेगी? 10। सिंपल। तो मैंने 2 अचार ले लिए अपने पास, मेरे पास 2 अचार आ गए और बदले में रोटियां कितनी बची? 10।
सिंपल था, बढ़िया। लेकिन अब जाहिर सी बात है मेरा अचार फेवरेट है, तो मैंने बोला अपने दोस्त से भाई एक अचार और दे दे मेरे को, यानी मेरे पास कितने अचार हो जाएंगे अब 3। बदले में मैं तेरे को अपनी 10 रोटी में से 4 रोटी और दे दूंगा, यानी 4 रोटी दे दी तो मेरे पास बची 6। सिंपल। मैंने बोला भाई अभी मेरे को अचार और फेवरेट है तो एक अचार और दे दे, यानी कि उसने मेरे को चौथा अचार दिया, तो बदले में मैंने बोला 6 में से मैं कितनी रोटी दे दूंगा, मैं आपको 3 रोटी दे दूंगा। सिंपल जी। अच्छा ऐसा नहीं कर सकता कि मैं हर बार 5-5 दूं, ऐसे तो मेरी तुरंत ही रोटी सारी खत्म हो जाएंगी और मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए, समझे भाई? तो खाना भी तो पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा और रोटी देते जा रहा हूँ अचार लेने के लिए। मैंने बोला भाई 5वीं अचार भी दे दे मेरे को, मैं अपनी रोटियों में से 3 रोटी में से 2 रोटी और दे दूंगा आपको। मेरे पास कितनी रोटी बच गई? बस 1। अब क्या खाली मैं अचार खा के जिंदा रहता हूँ? नहीं, मेरे को रोटियां भी खानी पड़ेगी, इस वजह से मैं एक रोटी जो है वो दे नहीं सकता उसको, तो क्योंकि एक कंज्यूमर को मिनिमम कंजम्पशन दोनों चीजों का करना जरूरी है, इसलिए ना इसको 0 कर सकते आप ना इसको 0 कर सकते। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं समझाना ये चाह रहा हूं, जब एक कंज्यूमर एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाता है तो बदले में उसको दूसरी चीज का क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरी चीज को घटाना पड़ता है। बस इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? टेबल, आईसी कर्व की। किसकी टेबल? आईसी कर्व की। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं, रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम्स में आती है। वापस चलते हैं, अब आईसी कर्व की बात करी जा रही है, तो फिर भाई बात करते हैं अजम्पशंस की। अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस कह दो या फिर आप फीचर कह सकते हो, फीचर्स ऑफ आईसी कर्व, दोनों सेम बात होगी। आईसी कर्व का फीचर क्या है, खास बात क्या है आईसी कर्व के अंदर? तो टोटल 5 फीचर हैं आईसी कर्व पे। पहला फीचर, पहली खास बात क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। आईसी कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप आराम से बता सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है जी आईसी कर्व? हाँ जी हमको दिखाई दे रहा है आईसी कर्व, ये दिखाई दे रहा है आईसी कर्व। अब आईसी कर्व मान लो गुड एक्स का, गुड वाई का कंजम्पशन आप ज्यादा कर रहे हो, तो गुड एक्स का कंजम्पशन क्या करने को मिलेगा आपको? वो बोलेगा जी कम करने को मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, एक चीज ज्यादा खाओगे दूसरी चीज कम मिलेगी। अब मैं कह रहा हूँ गुड एक्स मेरे को ज्यादा खाना है, तो दूसरी चीज का, पहली चीज का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? मेरे को घटाना पड़ेगा ना। तो बस वही चीज, तो एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो बस वही चीज आपको यहाँ पे कंक्लूजन में इसके आंसर में लिखने आना है। क्या लिख के आना है? ड्यू टू इंक्रीज द कंजम्पशन a consumer have to decrease in another। एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। और इसी वजह से जो आईसी कर्व होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेम भाई जैसे मैंने आपको बजट लाइन के बारे में बताया था ना, सेम उसका फीचर वैसे ही है। तो आप वही डेफिनेशन लिख के आओगे आईसी कर्व की, जो मैंने ऊपर लिखी है, फिर उसके बाद डायग्राम बनाओगे, उसके बाद उसको समझा के आओगे कि एक चीज बढ़ाना चाहता हूं तो दूसरी चीज घटानी पड़ेगी, इसलिए आईसी कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल जी। चलो जी आगे चलते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है आईसी कर्व की? आईसी कर्व की दूसरी खास बात क्या है? ये होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आपको दिख भी रहा होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? 0,0 कोऑर्डिनेट हैं इसके, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और यहां से आईसी कर्व दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स है। कॉनकेव कैसा होता है? कॉनकेव नाम से पता चल रहा है, केव, केव मतलब गुफा, जो ऐसा दिखाई दे। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको गुफा की तरह जो दिखाई दे कि अंदर गड्ढे में घुसा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। जो बाहर की तरफ आई, जैसे आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे ज्यादा देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपको जो चीज गुफा की तरह दिखाई दे रही है, अंदर गड्ढे में घुसी हुई है, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। आप यहाँ पे खड़े हुए और कोई चीज पहाड़ की चट्टान की चोटी की तरह बाहर दिखाई दे कि निकली हुई है हमारी साइड को, तो वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो आईसी कर्व कैसा दिखाई दे रहा है? चट्टान की तरह हमारी साइड आया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो आईसी कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स। अच्छा इसके आंसर में क्या लिखोगे? आपने बजट लाइन के आंसर में क्या लिखा था? वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? आपने क्या लिखा था वहां पे? लिखा था ड्यू टू कांस्टेंट, क्या लिखा था? ड्यू टू कांस्टेंट एमआरई, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। यहां पे क्या लिखना है आपको? ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। क्योंकि जो एमआरएस होता है वो क्या होता है? वो इस आईसी कर्व का ही स्लोप होता है। जैसे एमआरई किसका स्लोप होता है? बजट लाइन का। वैसे इसका स्लोप क्या है? एमआरएस। सिंपल। और ये निकलता कैसे है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी जो डेल्टा वाई यानी वाई में जो चेंज हुआ उसको ऊपर लिखो। चेंज कितना? पहले वाई था इतना, अब वाई यहां से इतना हो गया, यानी कि कम हो गया, चेंज हो गया। कितने का चेंज हुआ? इतने का। इसी को बोलते हैं हम डेल्टा वाई, और इसको बोलते हैं हम डेल्टा एक्स। तो बस डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप। ऐसे करना है, सिंपल थी। चलो, तो ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस, और चाहो तो आप ये टेबल बना के एमआरएस निकाल के भी दिखा सकते हो। जैसे ये टेबल आपको दिख रही है, मैं साइड में यहीं पे निकाल देता हूं एमआरएस। एमआरएस कैसे निकलेगा? एमआरएस, एमआरएस का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ये डेल्टा 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 ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज।
तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। अब देखो वाई में कितना चेंज हुआ, वाई पहले 15 था अब हो गया 10, चेंज कितने का हुआ 5 का, अपॉन में एक्स पहले 1 का था अब कितने का हो गया 2, चेंज कितने का हुआ 1 का, कट के कितना आएगा 5। बहुत अच्छे, दोबारा सुनो, पहले y कितना था 10 का अब कितने का हो गया 6 का, तो चेंज कितने का हो रहा है 4 का, तो यहाँ पे आ गया 4 अपॉन में यहाँ पे 2 का था पहले ये अब 3 का हो गया, चेंज कितने का हो रहा है 1 का बस खाली, तो यहाँ पे 1, ऐसे करके कितना आया 4। ऐसे सॉल्व करोगे तो 3 बटे में 1 यानी 3 और 2 बटे में 1 यानी कितना आएगा 2। आपको दिखेगा कि जो एमआरएस होता है 5 4 3 2 यानी क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है, और इसी वजह से ये जो क्या बोलते हैं आईसी कर्व होता है ये क्या होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जैसे मैंने आपको वहां पे समझाया था बजट लाइन के उसमें, वैसे ही टॉपिक आपको यहाँ पे समझा के आना है। वहां पे आप डेफिनेशन लिखने के बाद ये टेबल बना सकते हो, एमआरएस निकाल के दिखा सकते हो और ये भी बता सकते हो कि एमआरएस देखो यहाँ पे घट रहा है, एमआरएस गिरता है, इसी वजह से क्या होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, साथ ही में कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। समझे जी, आगे चलो, बहुत अच्छी बात है। तीसरी खास बात होती है हायर द आईसी higher will be satisfaction। तीसरी खास बात क्या है, हायर द आईसी हायर विल बी सेटिस्फेक्शन। जितना ऊंचा आईसी कर्व होगा ना उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा मेरे को सेटिस्फेक्शन। आप खुद सोचिए सर, ये आईसी 1, ये आईसी 2, ये आईसी 3, इन तीनों आईसो में से कौन सा ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। देखो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आपको नहीं पता। ये गुड वाई इधर दिखाते हैं गुड एक्स। आईसी 1 कह रहा है मैं आपको कंजम्पशन दूंगा, खाने के लिए खाना दूंगा, कितना इतना इतना, यानी कि आप वाई इतना खा सकते हो, एक्स इतना खा सकते हो। आईसी 2 कह रहा है मैं आपको खाने के लिए खाना दूंगा इतना इतना, यानी कि आप वाई इतना खा सकते हो, एक्स इतना खा सकते हो। आईसी 3 कह रहा है मैं आपको खाने के लिए इतना दूंगा, वाई इतना खा सकते हो और एक्स इतना खा सकते हो। तो जाहिर सी बात है आपको कब सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, जब आप थोड़ा खाना खाओगे या फिर जब आप ज्यादा खाना खाओगे। नॉर्मल सी बात है, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो सेटिस्फेक्शन की भी क्या मिलता है ज्यादा। तो सीधी सी बात, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा खाने के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है आईसी 3। इसलिए जितना ऊंचा आईसी कर्व होता है उतना ही ज्यादा क्या मिलता है हमें सेटिस्फेक्शन। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं आराम से हायर द आईसी हायर विल बी सेटिस्फेक्शन। क्यों, तो आप लिख के आओगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिकॉज हायर आईसी प्रोवाइड्स हायर क्वांटिटी टू ईट। ये क्वांटिटी है भाई, QTY मतलब क्वांटिटी, ठीक है। दैट्स वाई इट प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि जो ऊंचा आईसी कर्व होता है वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करता है खाने के लिए, और क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है वहां पे खाने के लिए, इसी वजह से हमें ज्यादा क्या मिलेगा सेटिस्फेक्शन। तो नीचे लिखा हुआ है हायर सेटिस्फेक्शन, सिंपल से, बहुत अच्छे, नोट कर लोगे आप आराम से। आगे चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इतना हो चुका है, आगे चलते हैं। बेटो दूना इसका कोई काम तो नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको एमआरएस भी समझा दिया। एमआरएस मतलब क्या होता है, आईसी कर्व का स्लोप कैसे निकलता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, और निकालना हो टेबल से तो इस तरीके से निकाल दोगे, आपको बता चुका हूं। बस लास्ट टॉपिक रह जाएगा ये वाला, पहले इसको खत्म कर दो भाई, 5 फीचर करवा दो उसके, ठीक है जी। चलो जी चालू करते हैं। अब आता है चौथा फीचर। चौथा फीचर क्या है, 2 आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते सर 2 आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट? क्योंकि पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था आईसी की डेफिनेशन क्या होती है कि आईसी प्रोवाइड करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब क्योंकि अगर मान लो 2 आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गए ना, तो पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, क्योंकि अगर 2 आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गए तो एक पॉइंट ऐसा निकल के आएगा जहां पे अलग अलग सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग सेटिस्फेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल IC1 की बात मानो, IC1 कौन सा IC1, ये पूरा IC1 है, सिंपल, ये पूरा IC1 है। IC क्या कहता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करूंगा, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन आपको इस पॉइंट B पे मिल रहा होगा वही सेटिस्फेक्शन आपको पॉइंट A पे मिल रहा होगा। कौन कह रहा है, IC1, क्योंकि दोनों पॉइंट किसके ऊपर है, IC1 पे। तो A से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होगा B से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के, क्योंकि दोनों किसके पॉइंट है, IC1 के, समझे। वहीं पे IC2 भी कहता है, क्योंकि मैं भी IC हूं तो मैं भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करूंगा, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन आपको पॉइंट A पे मिल रहा होगा वही सेटिस्फेक्शन आपको किस पे मिलेगा, पॉइंट C पे।
यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा IC2, यानी ए बराबर होगा किसके, सी के। अब आप खुद देखिए इस हिसाब से ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, तो बी और सी भी क्या होने चाहिए, बराबर। क्या बी और सी बराबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तो बराबर दिखाई दे रहे हैं भैया, लेकिन यहाँ पे देखो बी पे मिल रहा है इतना कंज्यूम करने को और सी पे मिल रहा है इतना कंज्यूम करने को, तो ज्यादा बेटर कौन सा है, बी वाला या फिर सी वाला। ज्यादा खाने को मिल रहा है सी पे, तो ज्यादा बेटर कौन सा है, सी पे, यानी कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा है, सी। तो सी का सेटिस्फेक्शन अलग है किससे, बी सी के सेटिस्फेक्शन से। और ये दोनों ही बात क्या बराबर हो पा रहे हैं, नहीं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों बराबर नहीं होते। लेकिन भैया ये तो बराबर है, तो यहाँ पे बराबर नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बी का सेटिस्फेक्शन अलग है और सी का सेटिस्फेक्शन अलग है, तो दोनों को ही बराबर कैसे हो सकते हैं, एक ही। तो इस वजह से दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ए जो पॉइंट निकलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो सी और बी दोनों का सेटिस्फेक्शन दिखाएगा, और सी और बी के सेटिस्फेक्शन अलग अलग होते हैं, समझे जी। तो वो एक पॉइंट ऐसा दिखा नहीं सकता, तो इस वजह से एक गलत डायग्राम बना रखा है आपने, समझे जी। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आगे चलते हैं, डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट लास्ट पॉइंट, ठीक है जी, पांचवा खत्म। तो क्या रहे, आईसीज नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करते, ऐसा क्यों, सुनिए। अगर कोई आईसी कर्व ऐसे जा रहा है या फिर कोई आईसी कर्व ऐसे जा रहा है, तो एक्स और वाई को टच कर रहा है। अब ये टच कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0, कॉमा, और वाई की वैल्यू होगी 10 20 कुछ भी होगी। यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0, और एक्स की वैल्यू 10 20 होगी कुछ भी होगी, है ना जी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टच करने का मतलब है किसी ना किसी एक क्वांटिटी का कंजम्पशन क्या हो रहा है, 0। और क्योंकि कंजम्पशन 0 नहीं कर सकते, कंजम्पशन किसी भी प्रोडक्ट का हम 0 नहीं कर सकते, दैट्स वाई मैं कह सकता हूं, मैंने बताया भी था यहाँ पे, कोई भी उपभोक्ता किसी भी चीज का कंजम्पशन 0 नहीं कर सकता। सोचो खाना और पानी में से मैं बोल दूं आपको भाई 1 साल तक या तो खाना छोड़ो या फिर पानी छोड़ो, क्या आप रह पाओगे जिंदा, नहीं। तो कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज का कंजम्पशन 0 नहीं कर सकता, इसी वजह से जो दो आईसी कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब देखो भाई मैंने पांचों फीचर करवा दिए, जब भी पांचों फीचर आपको एक्सप्लेन करने हो तो पहले डेफिनेशन लिख देना, डायग्राम बना देना, फिर जो मैंने एक्सप्लेन करके बताया अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके बता देना, आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। सिंपल ना, बहुत अच्छे। तो मैंने यहाँ पे आपको एमआरएस समझा दिया, आपको प्रेफरेंस समझा दिया कि प्रेफरेंस क्या होता है या फिर ये आईसी कर्व क्या होता है, ठीक है जी। अब हमको टॉपिक चलना है अगले वाले टॉपिक पे। अच्छा एक बात तो बता दूं, समझे, या फिर अगले टॉपिक में बताते हैं सीधा, ठीक है जी। डिफरेंट आईसी कर्व कैसे होते हैं या फिर यूटिलिटी फंक्शन कैसे काम करते हैं उसके बारे में समझाता हूं। अच्छा यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, देखो आईसी क्या है, जो हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, सेटिस्फेक्शन सेम लेवल का, और सेटिस्फेक्शन को ही हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो आईसी क्या प्रोवाइड करता है, यूटिलिटी। तो आईसी कर्व का भी एक फंक्शन है, हर डायग्राम का एक फंक्शन होता है ना, तो आईसी कर्व का फंक्शन कहलाता है यूटिलिटी फंक्शन, सिंपल। और ये क्या दिखाता है, ये एक्स और क्वांटिटी वाई की यूटिलिटी दिखाता है, सिंपल जी। तो इसका फंक्शन का फॉर्मूला होता है यूटिलिटी प्लस में प्राइस ऑफ वाई और यूटिलिटी ऑफ वाई, सिंपल जी। तो ये किसका फंक्शन है, ये है यूटिलिटी फंक्शन, वो भी आईसी कर्व का, सिंपल जी। अब ये अलग अलग यूटिलिटी कैसे प्रोवाइड करेगा वो आपको समझाते हैं अगले टॉपिक में, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल सर, बहुत अच्छे, नोट कर लियो भाई फटाफट। तो अब आते हैं भाई लास्ट टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक आता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूटिलिटी जो फंक्शन होता है ना, जो मैंने आपको बताया कि जो यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, वो फंक्शन, वो अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जहां पे सब्स्टिट्यूट रूट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो कोई क्या बोलते हैं मैंगो शेक वाली या फिर जो मैंगो के फ्लेवर की फ्रूटी आती है जो, या फिर जो माजा आती है, मैं वो लेना चाहता हूँ। अब फ्रूटी और माजा जो होते हैं ना वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कि अगर मेरे को फ्रूटी नहीं मिली तो मैं क्या ले सकता हूँ, माजा ले सकता हूँ। मेरे को माजा नहीं मिली तो फिर मैं क्या ले सकता हूँ, फ्रूटी ले सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है एक चीज अगर कोई चीज महंगी कर देते हैं तो फिर मैं दूसरी चीज पे शिफ्ट हो सकता हूँ आराम से, क्योंकि मैं यहाँ पे इजिली शिफ्ट हो सकता हूँ। इसी वजह से ये जो फंक्शन है इसका वो कैसा बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इससे क्या होता है कि अगर एक चीज मान लो ज्यादा महंगी मिल रही है तो मैं एक चीज का कंजम्पशन ज्यादा करके दूसरी चीज का कंजम्पशन क्या कर रहा हूँ, कम। जैसे मैं एक्स का कंजम्पशन कम है, यहाँ पे वाई का कंजम्पशन ज्यादा है। अब जैसे ही मेरे को लगा कि मेरे को एक्स का ज्यादा कंज्यूम करना है तो मैं एक्स को ज्यादा कंज्यूम करने के चक्कर में वाई को कंजम्पशन क्या कर दूंगा, मैं घटा दूंगा। सिंपल ना, मैं चाहता हूँ एक्स का और कंज्यूम करना, तो जाहिर सी बात है एक्स को बढ़ा दूंगा फिर से, और वाई उतने से ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल ना, तो जितना मैं एक्स बढ़ाऊंगा उतना ही वाई कंज्यूम क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कम। वैसे ही जैसे मैं अगर एक्स को कम करूंगा तो वाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हम ए पॉइंट से कहीं पे जा सकते हैं बी पॉइंट पर भी, और हम ए पॉइंट से वापस सी पॉइंट पे जा सकते हैं।
सिंपल ना। ये फंक्शन कहलाता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन, जहां पे जो चेंज आ रहा है वो चेंज बराबर है जितना हम लॉस करवा रहे हैं, मतलब गेन का फायदा, मतलब प्रॉफिट होने वाला फायदा, जिसमें प्रॉफिट वाला चेंज, प्रॉफिट का जो चेंज हो रहा है वो बराबर होता है किसके, जो लॉस हो रहा है ना, लॉस वाले चेंज के। क्योंकि यहां पे कौन से गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट, एक को जितना प्रॉफिट होगा अगले को उतने के क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। जैसे मैं पहले एक फ्रूटी माजा लेता था, एक फ्रूटी में मतलब एक लेता था फ्रूटी माजा की, क्या बोल रहा हूँ, एक लेता था बोतल में माजा की और एक बोतल लेता था मैं फ्रूटी की। अब मैं फ्रूटी की जगह में माजा की खरीदूंगा अगर, तो मैं 2 क्वांटिटी ले पाऊंगा, किसकी, माजा की, और फ्रूटी की क्वांटिटी क्या हुई, कम। कितने से कम हुई, जितने से मैंने माजा को बढ़ाया। सिंपल है सर, वही चीज है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या कहलाता है, इसका फंक्शन ये रहा सर, इसका फंक्शन बिल्कुल आपको सेम दिखाई देगा, क्योंकि ये फंक्शन ही है, y है इक्वल टू में a जो है ना, a और b कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि प्राइस और x, प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y कांस्टेंट वैल्यू थे, सेम वैसे। और x1 x2 क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ x है और क्वांटिटी ऑफ y है, सेम जैसे हमारा बजट लाइन का फॉर्मूला था, सेम वैसे ही फंक्शन बनता है यहाँ पे। बस यहाँ पे y की जगह क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है यूटिलिटी फंक्शन, समझे जी। बजट लाइन नहीं है, बजट लाइन में यहाँ पे क्या दिखा देते हैं हम, इनकम। सिंपल ना, बजट लाइन भी ऐसी होती है, बस वहां पे इस लाइन को क्या मतलब इसकी जगह क्या दिखाया जाता है, इनकम दिखाया जाता है, यूटिलिटी की जगह। यहाँ पे यूटिलिटी है, वहां पे इनकम था। सिंपल ना, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं, बात आती है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री यूटिलिटी फंक्शन। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री यूटिलिटी फंक्शन कैसा होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ में आते हैं, कैसे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर मैं वहां पे एक का कंजम्पशन बढ़ाता हूं तो मेरे को दूसरे का कंजम्पशन भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं कार खरीदता हूं तो मेरे को पेट्रोल भी खरीदना ही पड़ेगा, समझे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर एक का कंजम्पशन बढ़ता है तो दूसरे का कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। सिंपल, कार ज्यादा खरीदूंगा तो पेट्रोल भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा, और अगर एक का कंजम्पशन कम किया तो दूसरे का भी कंजम्पशन क्या होने वाला है, कम। इसी वजह से ये जो फंक्शन होता है यूटिलिटी का, यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे कैसा था, बजट लाइन की तरह, यहाँ पे होगा सप्लाई कर्व की तरह, और इसका फंक्शन ये कहलाता है कि जो x में चेंज हो रहा है वही चेंज किसमें दिखाई देगा, y में, क्योंकि दोनों कौन से गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए इसका फंक्शन बिल्कुल ऐसा डिफाइन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। इसका कोई बोले स्लोप निकालने के लिए, तो जी इसका स्लोप कोई नहीं होता, इसका स्लोप निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलूं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। ज्यादातर यूटिलिटी फंक्शन जो आप पढ़ोगे वो इसी के बारे में पढ़ोगे, लीनियर इक्विलिटी फंक्शन, जहां पे जो सेटिस्फेक्शन होता है कंज्यूमर को वो सेम मिलता है। सिंपल, जहां पे सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, हर एक पॉइंट पे सेम लेवल का मिलता है। जो मैंने आईसी कर्व बनाया था वो इसी शेप का बनाया था, तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन, आईसी कर्व, चाहे कोई सा भी देख लो आप। ठीक है जी, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। और इसका फंक्शन दिखलाता है कुछ इस तरीके का, यानी जहां पे x का और y का दोनों पे जो भी क्रिया का खर्चा होता है वो दिखाया जाता है कि हम अपनी इनकम से कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, वो दोनों को शो करता है, समझे जी। और इसका अगर आपको स्लोप निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, बस एमआरएस, यानी जो आपको एमआरएस निकालना है। एमआरएस मतलब क्या होता है, एमआरएस का मतलब होता है आईसी कर्व का स्लोप। तो अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, ये जो फंक्शन होगा बस इसका डेरिवेटिव कर देना है आपको। ठीक है जी, डेरिवेटिव करना पता होगा, कोई बात नहीं, जब आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं डेरिवेटिव। तो ये लास्ट टॉपिक था, क्वासी लीनियर फंक्शन, और क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में ज्यादातर आने के चांसेस इनके नहीं है, जो पिछले टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, चलिए अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट, इसके आगे और भी टॉपिक्स हैं लेकिन उसके लिए अलग से चैप्टर्स बने हुए हैं, तो मैं अगले चैप्टर्स में करवाऊंगा वो वाले टॉपिक्स। ठीक है जी, होप करता हूँ कि वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा, चैप्टर अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, आपको हमारी जो मेहनत है सर वो अच्छी लगी है, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, सिंपल से। और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है जी, आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आ रही, आराम से कर दी बाद में जब आपको टाइम मिले। ठीक है जी, तो बस खत्म होता है यहाँ पे चैप्टर। किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकता है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। तो जिसका नोट करना है भाई नोट कर लियो, कल फिर बाद में बोल लो नोट भी नहीं करने देते। ठीक है भाई, बाय बाय।